नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय शर्मा और दिल्ली स्टूडियो से डिम्पी कालरा। लेकिन शो की शुरुआत करेंगे ओणम की शुभकामनाओं के साथ। आज पूरे देश में, हालांकि मुख्य तौर पर केरल का त्यौहार है, लेकिन केरलवासी जहां भी होंगे वहां पर ओणम का त्यौहार मना रहे होंगे। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय, बहुत शुभकामनाएं ओणम की। बहुत खूबसूरत त्यौहार है ये, बहुत खूबसूरत बोट राइड्स, खूब सारे फूल और खूब सारी पूजाएं ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं केरला में। ये देखिए बहुत ही प्यारा आपने वाइब बनाया इसके ऊपर। जो केरला की बोट है, मैं तो कभी इस पर ट्रैवल नहीं किया, लेकिन मन बहुत है, एक दिन जाऊंगा मैं केरला के बैक वाटर्स में। हो सकता है ओणम के आसपास ही जाऊं ताकि और मजा आए। बहुत कलरफुल त्योहार होते हैं। आपने कभी उधर? हाँ, मैं कभी गया नहीं, त्योहारों पर नहीं गया अजय, बट जो तस्वीरें आती है ना, देखिए मन मोह लेगी। मतलब कितनी खूबसूरत है ये। बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं ये। सुबह सुबह लोग कतार में नहा धो के प्रभु के आशीर्वाद लेने के लिए कतार लगा के खड़े हो गए मंदिरों के बाहर। और जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, अगर उसकी बिल्कुल सच्ची झलक देखनी हो ना, तो आप साउथ इंडिया के मंदिरों में जाइए, वहाँ के कल्चर को देखिए वहाँ पर। क्योंकि निश्चित तौर पर अच्छी कही, ये सारे के सारे हमारे जो भारत के त्यौहार है ना, कृषि आधारित है। वो एग्रेरियन इकोनॉमी चूंकि हमारी है, बिल्कुल सही। ये भी फसलों को ही डेडिकेटेड त्यौहार है। और ये माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर धरती पर आए थे। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर। सभी के लिए ये बहुत ही एक बढ़िया त्यौहार है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की। आज क्या 4 ट्रिगर्स फोकस में होंगे उसके साथ। तो डाउ 200 अंकों की बढ़त पर कल बंद हुआ है। और गिफ्ट निफ्टी से अगर बात करें तो संकेत बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं खराब भी नहीं है। 20 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एजीएम से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए हैं, सन फार्मा के या फिर पिनाबल एंटरप्राइजेस की। सन फार्मा ने कहा है कि FY24 में 8 से 9% की रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य है और R&D को लेकर वो फोकस बढ़ाएंगे, खासतौर से स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के मामले में। पिनाबल एंटरप्राइजेस के भी बड़े अग्रेसिव टारगेट्स उन्होंने रखे हैं और कहा है कि FY28 तक, यानी कि यहाँ से करीब करीब 5 साल बाद तक AUM जो है उसको दोगुना करने का लक्ष्य है, एसेट अंडर मैनेजमेंट को। APL अपोलो ट्यूब्स का भी शेयर आज फोकस में रहेगा। करीब करीब 46-47 करोड़ रुपए के आसपास का, 46-47 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और प्रोमोटर इस कंपनी में 1% हिस्सा बेच रहे हैं आज ब्लॉक डील के जरिए। तो ये कंपनी भी निश्चित तौर पर आज फोकस में रहेगी। लेकिन इन सभी के साथ आज फिर से इंडियाबुल्स हाउसिंग का भी शेयर फोकस में रहेगा, क्योंकि लगातार क्रूशियल अपडेट्स आ रहे हैं और कंपनी रिवाइवल की कोशिशों में लगी हुई है। कल हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि सन्मान फाइनेंशियल नाम उसका हो सकता है बदलकर। RBI के पास इसकी अर्जी ऑलरेडी पड़ी हुई है। लेकिन बाजार पर लौटेंगे। कल हमने देखा था कि रिलायंस की एजीएम से कुछ क्रूशियल कमेंट्स निकल कर आए, खासतौर से 5G कारोबार को लेकर। रिटेल को भी थोड़ा सा और फैलाने की योजना है कंपनी की अजय। लेकिन इन सारे मुद्दों पर नजर डालेंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट से किस तरह संकेत आपको लग रहे हैं? क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा क्लियर कोई ट्रिगर या कोई खबर नहीं है। लेकिन यही खबर अच्छी है, कोई बुरी खबर नहीं है। US मार्केट, एशिया आज काफी अच्छा नजर आ रहा है। जापान का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है। लेकिन खास बात यह है कि US मार्केट क्यों अच्छे रिबाउंड के साथ नजर आ रहे हैं आपको, कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स दोनों US में घटती हुई नजर आ रही हैं। डॉलर इंडेक्स 4 के नीचे आ गई है, 4 के ऊपर पहुंच गई थी। बॉन्ड यील्ड्स भी जो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, वो भी वहाँ से रिट्रेस होना शुरू हो गई हैं। तो ये दर्शा रहा है कि जैक्सन होल की कम्युनिटी में बहुत कुछ नेगेटिव नहीं आया, उसकी वजह से अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि यहाँ से इस महीने मंथ टिल डेट US मार्केट के तीनों इंडिसेस, डाउ, नैस्डैक और S&P करीब करीब 4.5% ऑलरेडी घट चुके हैं। तो इतने अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी खेलें तो यहाँ से और ज़्यादा इमीडिएट गिरावट की उम्मीद कम है। इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मतलब विदेशी बाजारों को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। और US फेड की जो चेयरमैन जेरोम पॉवेल के जो कमेंट्स आए थे अजय, तो ये था कि शायद अभी महंगाई से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, जो कि उम्मीदों के अनुसार था। तो उम्मीद के अनुसार ही था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, लोग ये पढ़ रहे हैं कि शायद अब 1-2 महीने 3 महीने के और ये मामला रह गया है। देखिए 3 बातें थी उस जैक्सन होल में। एक, US मार्केट बहुत मजबूत है, US की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। एक, नंबर 2, और रेट हाइक्स की तैयारी है, लड़ाई अभी जारी है, अभी तो ली अंगड़ाई है। वो बाजार को मालूम था, दो बॉन्ड यील्ड इसलिए तो पहले ही भाग गए थे। और नंबर 3, अगर जरूरत पड़ी तो और रेट हाइक लेंगे, यानी कंडीशनल रेट हाइक्स उन्होंने टेबल पर रख दिए। अगर डेटा निपट गया ऊपर से टॉप वापस तो शायद ना भी आए। तो इसलिए बाजार उस तरफ लैच ऑन किया कि जरूरत पड़ी तो रेट हाइक करेंगे वाले साइड पे, और लैच ऑन किया कि US के मार्केट बड़े मजबूत हैं।
लेकिन अगर यूएस की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है, देखिए आईटी कितना बढ़िया चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर हम अपने इंडियन मार्केट्स की बात करें तो कल आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 बजे के बाद कुछ बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आया एजीएम में, एकदम बड़ा हेडलाइन वाला, इसलिए एकदम से घटा रिलायंस इंडस्ट्रीज। और लास्ट आवर ट्रेड में जियो फाइनेंशियल में भी गिरावट आई और इसमें भी आपकी गिरावट आई। हालांकि 3-4 चीज़ें बोली हैं उन्होंने। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात जियो फाइनेंशियल की ये है कि तो लैरी फिंक को लेके आ गए, बताइए कमाल हो गया। ब्लैकस्टोन के जो चेयरमैन साहब आके कमेंट्री दे रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर क्या कारोबार करेंगे जियो फाइनेंशियल में। लेकिन एक खास बात जो मुझे नजर आई वो ये कि ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक इंश्योरेंस का भी बड़ा कारोबार लॉन्च करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल ने अभी तक ये बताया नहीं। हेल्थ है, जनरल है, लाइफ है, तीनों सारे के सारे, ये बहुत इंक्रीमेंट। और उन्होंने कहा कि तीनों के साथ हम ग्लोबल पार्टनर्स को जोड़ेंगे। ग्लोबल पार्टनर्स तो एएमसी के साथ ऑलरेडी उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ कर दिया। अब नेक्स्ट आएगा, अब इंश्योरेंस वाला मामला है। बहुत अंडरपेनिट्रेटेड है। कितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं देश में? वो तो कहिए रूल लगे हुए हैं कि जनरल इंश्योरेंस में आपको लेना है गाड़ियों का वगैरह, वरना वो भी ना ले। 10% भी नहीं है जय। एग्जैक्टली तो ये बड़ा काम होगा। बट इसने पूरा ड्रैग बना दिया, पूरे मार्केट को खींच के आ गया। उसके बाद भी निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, ये अच्छी बात है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज एचडीएफसी बैंक का साथ होता तो और ऊपर जाता, तो निफ्टी की कहानी होगी। लेकिन कहानी निफ्टी एचडीएफसी बैंक का कल साथ मिला अजय कल, हालांकि मतलब जितनी साथ भी चाहिए हमें उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है कि अब ना जो नया दादा है कह सकते हैं दलाल स्ट्रीट का, सेकंड इसके बाद यही है, वो एचडीएफसी बैंक वो दिखा रहा है कि हमारे में दम है। रिलायंस ने खींचा बहुत, कोशिश बहुत नहीं, ये डेज हाई बंद हुआ। अगर इसकी मदद नहीं मिलती तो और नीचे घटते हम। करेक्ट। लेकिन ओवरऑल देखें तो एचडीएफसी बैंक ड्रैग बना हुआ है। पिछले आप 6 महीने का चार्ट देख लीजिए, नेगेटिव टू फ्लैट। हाँ, 1650 के बाद अगर मतलब वहां तक नहीं पहुंचता है तब तक तो दिक्कत बनी हुई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बाहर देखें तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम हुआ था। बैंक निफ्टी डेज हाई करीब बंद हुआ है। अगर आप देखें कल के मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप साइड ऑफ द मार्केट में बड़ा एक्शन हो रहा है। साइड मार्केट में 2-3 एरियाज पे नजर रखिए, एनबीएफसीज पे नजर रखिए। हमने आपको बताया 2 दिन में, आपको 8 से 9 के एनालिसिस में हमने पिरामल एंटरप्राइजेज बताया था। कल भी 5% ऊपर बंद हुआ और उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी आई है। होलसेल टू रिटेल का काम जारी है। नेक्स्ट 2 साल में 70% रिटेल कर देंगे। तो पिरामल एंटरप्राइजेज 10% चला है 2 दिन में, इस पर नजर रखिए। आईबी हाउसिंग आपको हम बता ही रहे हैं 2-3 दिन से, उसमें भी नजर रखिए। और पूरे एनबीएफसी पैक में अच्छी बाइंग आ रही है। लेकिन वही नहीं, सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स एजीएम में कमेंट्री सन फार्मा की बहुत तगड़ी आई है, नजर बना के रखिए। ग्लेनमार्क पे और लुपिन पे नजर बना के रखिए, वहां पे फंड की बाइंग चल रही है। और कल भी हमने ये एक्शन देखा। लेकिन कल काफी दिनों बाद हमने मिड मार्केट में या साइड मार्केट में ऑटो एंसिलरीज में तेजी देखी। जमुना ऑटो, अभी क्या है कि टॉप वाले ऑटो और आईटी थोड़ा साइडवेज टू थक रहे हैं, लेकिन मिड ऑटो स्टॉक्स जो कि ऑटो एंसिलरी इन नेचर है, वहां पे अच्छी बाइंग आ रही है। वहां पे आप नजर बना के, जमुना ऑटो, अतुल ऑटो, गैब्रियल, ये शेयर क्या कमाल, तीनों स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग, बहुत अच्छी बाइंग है। अच्छा, एक और चीज है 19,300, मतलब ये लेवल ऐसा है ना कि हम पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं। इनफैक्ट 2 महीने से मैंने डेटा निकाला था अभिषेक, 7वीं बार हम उस एरिया में सपोर्ट लेके रिबाउंड 19,250 से 300 वाले, 200 से 300। जो वर्स्ट क्लोजिंग है वो गई है 19,225 के आसपास, और वरना 50-60 50-60 आप 70 पॉइंट के एक 100 पॉइंट का बैंड पकड़िए, बैंड पकड़ के चल रहे हैं। मैंने 2 महीने का डेटा देखा, 7वीं बार कल वहां से रिबाउंड। तो करना क्या है? कल तो हम बिल्कुल 19,300 पे आ गए, तो ऊपर जाने पर शॉर्ट करना है, नीचे आने पर लेना है, मतलब थोड़े से निफ्टी ट्रेडर्स के लिए ये दिक्कत वाली बात है। और मैं एक इंस्टीट्यूशनल सेल्स हेड से बात कर रहा था, देश के बहुत बड़ी ब्रोकरेज है, वो कह रहे हैं कि इंडेक्स के लिए इतना पेचीदा समय काफी समय से उन्होंने नहीं देखा है। तो आगे बढ़ते हैं डिम्पी के साथ, ये डेटा थोड़ा और एनालाइज करते हैं। डिम्पी, निफ्टी का डेटा क्या दिखा रहा है आपको? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 19,300 के आसपास है। इसके 2 हिस्से हैं देखने के, आधा गिलास भरा हुआ और आधा गिलास खाली। काफ़ी सारे लोगों को खुशी हो सकती है कि 19,300 बच रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को निराशा भी हो सकती है कि 19,300 से हम ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे, और डाटा, मैं सिर्फ डाटा पे बोलता हूँ, अगर सिर्फ डाटा के हिसाब से देखें तो एक खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छी और बुरी सारी खबरों को 19,300 में डाइजेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को चर्न कर रहे हैं। मैं सिर्फ निफ्टी के डाटा पे आता हूँ कि कल हुआ क्या एक्चुअली में। कल अगर आप देखेंगे तो कल शॉर्ट कवरिंग हुई है थोड़ी बहुत।
कल इन स्पाइट ऑफ दिस, जब तक रिलायंस की एजीएम नहीं थी तो निफ्टी उस समय तो 100 पॉइंट ऊपर था और बैंक निफ्टी भी बकायदा डेज हाई पे था, लेकिन एजीएम से धीरे धीरे करके जैसे निराशा आई तो निफ्टी को तो कमजोर होना पड़ा, बट बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं हुआ था और ये बात कल हमने आपको इंडिकेट भी की थी। तो इसलिए आज निफ्टी के अंदर थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। भले आपको गिफ्ट निफ्टी अभी उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बेस काफी स्ट्रांग है। जब आप एजीएम को भी डाइजेस्ट कर लें 19,300 में, तो फिर ये छोटे मोटे गिफ्ट निफ्टी का लॉस कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है कि बाजार का बहुत जोर से चल जाएगा, उसका जवाब ना है। भले हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास खड़े हैं, ये जो चार्ट हमने बनाया ना जी, इसमें जो लोअर लाइंस हैं वो सपोर्ट के हैं, जो अपर लाइंस हैं वो रेजिस्टेंस की हैं। तो एक लाइन तो ब्रेक हो, अभी तक एक भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। यही बार बार मार्केट की कंफ्यूजन है और यही उसकी प्रॉब्लम है। एक भी लाइन एक बार जब ब्रेक हुए तो उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, जिसको हमने बकायदा एरो से मार्क भी किया हुआ है। तो ये एक बार ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये तो निफ्टी का पॉइंट है, लेकिन आपके लिए सपोर्ट जो है वही 200-300 है और रेजिस्टेंस 450 का है। ठीक है, तो निफ्टी में क्या चल रहा है ये डिम्पी ने समझा दिया। डिम्पी, अब जरा निफ्टी बैंक के बारे में बताइए, क्योंकि निफ्टी बैंक को कहते हैं कि लीडरशिप देने वाले जो दो शेयर हैं, आईसीसी बैंक या एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में कल हमने थोड़ी सी तेजी देखी 1% के आसपास की, और शायद यही वजह रही कि हमने निफ्टी को 40 अंक ऊपर बंद होते हुए देखा। ये बताइए कि निफ्टी बैंक की चाल यहां से क्या लग रही है और उसके लिए क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं? देखिए, जब गाड़ी चलती है ना, एक स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग होता है हमेशा बैंक निफ्टी, और फोर्स इंजन होता है हमेशा निफ्टी। तो आप जहाँ से स्टीयरिंग मोड़ेंगे ना तो वहीं पे जाएगा बाजार पूरा का पूरा। वो बैंक निफ्टी काम करता है। बैंक निफ्टी आपके सपोर्ट को बचाने का बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और मैं ये भी बोलूंगा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा दम है। वो इस वजह से भी क्योंकि 19,300 आप 7वीं-8वीं बार टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम 44,000 के ऊपर आते हैं ना, फिर जल्दी जल्दी इसको ब्रेक नहीं करते। तो बैंक निफ्टी ने भी यही काम किया। जब आप 19,300 के नीचे भी चले गए ना, ये 44,000 के अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के नीचे नहीं गया और इसने अपने आप को मेंटेन रखा। कल का बयान भी यही इसके अंदर बता रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हालांकि इसमें एक चीज की कमी मेरे को दिखती है, वो है डिस्काउंट ईगरनेस। इच्छा शक्ति नहीं है बैंक निफ्टी को भी अच्छे से खरीदने की, लेकिन सपोर्ट काफी पक्का है। चाहे उसको आप एचडीएफसी का नाम दे दीजिए, चाहे आप उसमें छोटे मझोले बैंक, या फिर रोल ओवर के हिसाब से जो सरकारी बैंकों में पॉजिटिव रोल ओवर आ रहा है उसका नाम दे दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन बैंक निफ्टी इसमें स्ट्रांग है। अच्छा, अब आपके लिए सपोर्ट क्या होंगे? 44,000 44,200 एक अहम सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस होगा 44,500 से 600 का। जिनके पास शॉर्ट है, कृपा करके 44,500-600 को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। ब्रेक होने पर स्टॉप लॉस कटवा देना है। और जिनके पास पोजीशंस लॉन्ग की है, वो 44,000 ब्रेक होने पर कोई कृपा करके एवरेज ना करें, तब बाजार हो सकता है और डिप मार जाए। ठीक है, तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का सेटअप ये हो गया डिम्पी। अब लोगों की नजर ये है कि आज के दो शेयर, क्योंकि अब देखिए कि एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन बाद है, आपके फोकस में आज दोनों शेयर कौन से हैं आज? देखिए, जो ट्रेडर के फोकस में होते हैं वही हमारे भी फोकस में होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं ऐसे ही बेहतरीन शेयर लेके आए। इंडिया बुल हाउसिंग भी हमने इसी पटल पे आपके सामने रखा था। कल हमने टाटा केमिकल्स रखा तो बकायदा वो डेज हाई पे जाके बंद हुआ। आरबीएल भी था। तो आज के जो 2 शेयर हैं हमारी कैटेगरी में, उसमें से पहला शेयर होगा फेडरल बैंक। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे हम थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी के बारे में कह रहे थे, आरबीएल, फेडरल, बंधन, ये कुछ एक जो बैंक्स है ना, ये वापस से चलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कल के ओपनिंग क्लोजिंग अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ये चार्ट हमने आपकी स्क्रीन पे लेके आए। टिपिकली ब्रेकआउट है लंबे कंसोलिडेशन का, और एक अटेम्प्ट ही पहले भी 3-4 दिन पहले भी इसने लिया था, लेकिन वो बैंक निफ्टी की वजह से इसको थोड़ा हल्का सा नीचे आने पड़ा। लेकिन कल की क्लोजिंग काफी इंटरेस्टिंग है। आप इस शेयर पर जरूर ध्यान रखिएगा। रिस्क रिवॉर्ड आपका ठीक है, और 142 के वी वैम्प, जिसको हम वेटेड वॉल्यूम एवरेज प्राइस कहते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। उसके ऊपर क्लोज भी दिया है। दूसरा शेयर है एक रेलवे का काउंटर, जो कि एफ&ओ में भी है, वो है आईआरसीटीसी। आप इस शेयर पर भी ध्यान रखिएगा, ये भी लॉन्ग के लिए है, और ये आपको 2-4 दिन में ही फ्री कर देगा पैसे से। आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव इसका एक बेस बना हुआ है, और ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और ये ब्रेकआउट बहुत लंबा वाला ब्रेकआउट है, तो इसलिए मूव भी काफी स्ट्रॉन्ग आएगा। हमने आपके लिए मार्क भी किया है उस जगह को जहां से ब्रेकआउट लेगा। दूसरा, रेलवे काउंटर्स टिपिकली बज कर रहे हैं, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। रोल ओवर के लिहाज से भी ये दोनों काउंटर्स ठीक हैं, तो इसलिए आप आईआरसीटीसी और फेडरल बैंक दोनों पे अपने वित्तीय सलाहकारों की राय लेके, स्टॉप लॉसेस समझ के आप इन दोनों शेयर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। किरण जानी,
वैशाली पारिक, कपिल शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बेहतरीन ट्रेड्स लेके आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आप सबको। वैशाली, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो फंसे हुए हैं, अभी तक दिक्कत कर रही है टेबल पे ट्रेडिंग में, लेकिन एक्सपायरी की तरफ अगर जाते हुए क्या इनमें एक डायरेक्शन आ सकता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, मेरा मूड तो अभी भी बुलिश व्यू ही है। सो 19,200 हमने देखा कि बहुत बार 19,250, 19,280, 19,220 तक सपोर्ट लेके वापस दोबारा बाउंस आ ही जाता है। सो आई वुड से कल भी एक क्लोजिंग डिसेंट था 19,300 की तरफ। सो एक्सपायरी मेरा व्यू बनेगा मे बी 19,420, 450 तक जा सकता है। सो निफ्टी में मेरा ये व्यू रहेगा। और कल जैसे देखे हमने, बैंक निफ्टी गिव अ गुड क्लोज, 44,500 एक रेजिस्टेंस था और वहां पे क्लोज है, तो अभी हमें देखना है। और कल पार्टिसिपेशन था, फ्रंटलाइन, इवन द पीएसयूज, मिड कैप बैंक, सब में पार्टिसिपेशन था। सो आई थिंक एक बार 44,500 के ऊपर सस्टेन करे तो आई थिंक 44,800 तक ये स्टॉक सेक्टर जा सकता है। वैशाली जी, एक और फॉलोअप क्वेश्चन इसमें है हमारा कि चूंकि रेंज में है निफ्टी की, अगर हम बात करें वो भी रेंज में है, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि हल्का सा वोलेटाइल जरूर है, लेकिन वो भी रेंज में ही है। तो निफ्टी को खरीदना कहां पर है और बेचना कहां पर, ये जरा बता दीजिए। सो आइडियल लेवल वुड बी 19,250 के सपोर्ट के साथ। सो 19,250 के आसपास खरीदा जाए और 19,200 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज आई सेड, 2 दिन का एक्सपायरी का दिन बाकी है, तो आई थिंक 19,450 तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप लेना चाहें लीजिए। आपको लग रहा है कि आपको इंडाइसिस को छोड़ के काम करना है तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, पैसे सबके पास लिमिटेड होते हैं, इसलिए हम स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किरण, कपिल, वैशाली हमारे साथ बने हुए हैं पैनल में। ये अपने अपने स्टॉक्स आप बताएंगे, लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगता हो। किरण, आपसे शुरू करें। किरण जी, बताइए आज की आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का अगर देखें सेटअप, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस हमें दिख रही है। पीसीआर रेशियो वाइज हम मंथली एक्सपायरी अगर देखें तो निफ्टी का 0.8 के आसपास है, बैंक निफ्टी का 1 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो निफ्टी हम 19,250, 200 के बीच में बाई करके जा सकते हैं। 19,400 के आसपास ये मंथली एक्सपायरी दे सकती है। 19,180 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अगर कोई भी डिप आता है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमें लग रहा है कि चोला फिन है, चोला फिन में डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस थे 1050, 1040 के आसपास, उसके ऊपर कल हमने चोला फिन का क्लोजिंग देखा है। सो 1090 के आसपास चोला फिन है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1114 तक के हमारे टारगेट है और 1074 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आप डेली चार्ट देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम देख रहे हैं सॉरी, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम 720 के आसपास देख रहे हैं। 755 तक के हमारे टारगेट है और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 720, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड चोलाफिन आज के लिए हमारे बाई कॉल रहेंगे। ठीक है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये टारगेट होगा इसका 1114 रुपए का, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 755 के टारगेट के लिए इसको खरीदना है। तो दोनों के दोनों शेयर बाई साइड के। कपिल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, या फिर एक एक दोनों हैं? जी, कुछ एक मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि ये अभी की जो मार्केट हम देख रहे हैं वो एक स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रही हुई है। नो डाउट जो हम निफ्टी में देख रहे हैं लोअर है, लो की सीक्वेंस बनती आ रही है, जो एक थोड़ा सा इसकी स्टीपनेस नीचे की ओर ज्यादा है। बट अगर हम निफ्टी 200 देखते हैं, निफ्टी 500 देखते हैं, तो वो काफी एक फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। तो वो एक क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके लार्ज कैप स्टॉक्स में तो प्रेशर बना हुआ है, लेकिन जो आपके मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला हुआ है। हम एक फंड फ्लो एनालिसिस भी हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो हमें स्मॉल कैप मिड कैप में आते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि वो काफी उच्च स्तर पे आ गए हैं, जो अब हमने 2008 के लेवल पे जो हमने फंड फ्लो एनालिसिस डिवाइडेड बाय जो हम मार्केट कैप करते हैं, तो उसके पीक के लेवल के अराउंड आ गए हैं। लेकिन जब तक हमें रिवर्सल साइन नहीं देखने मिलती है, नहीं विजिबल है, तब तक तो एक स्मॉल कैप मिड कैप में पॉजिटिव व्यू ही रहेगा। तो मेरे पिक्स है जो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही बने हुए हैं। लास्ट मंडे को जब भी हम मिले हुए थे, जब भी हमने इंटरेक्ट किया था, तभी हमारा डीएचईएल का कॉल था। तो सेम डे पे स्टॉक में 10% की अपसाइड मोमेंटम दी हुई थी। आज फिर से मैं डीएचईएल को
रीइनिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छी खासी मोमेंटम हो जाने के बाद में स्टॉक ने 3-4 दिन का एक कूल ऑफ हमें देखने मिला, जो कि काफी लाजमी बनता है, एक अपसाइड मोमेंटम को थोड़ा सा रिट्रेस करता है और कल के दिन में फिर से हमें उसमें ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। तो BHEL यहाँ पे 109 के लेवल पे, मौजूदा लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। 105 का स्टॉप लॉस रहेगा और 120 का हमें टारगेट देखने मिलेगा। दूसरा मेरा पिक बैंकिंग स्टॉक से, क्योंकि कल थोड़ा सा रेजिलियंस हमें बैंकिंग स्टॉक में देखने मिल रहा था। तो बैंकिंग स्टॉक में मैं लार्ज कैप को प्रीफर ना करते हुए मैं मिड कैप के बैंक्स को ज्यादा प्रीफर करूंगा। और जैसे ही दिव्य जी ने भी हाईलाइट किया होता, तो मेरा भी पिक फेडरल बैंक पे यहाँ पे बनता है। और काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है हाई टाइम फ्रेम पे। मैं उस पर तवज्जो काफी ज्यादा देता हूँ कि स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल को, और फिर से उसके जो छोटी सी ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर हमें आते हुए देखने मिल रहा है। तो फेडरल बैंक यहाँ पे हमारा एक 144 के लेवल पे एक बाय का व्यू रहेगा, 140 का स्टॉप लॉस और 152 रुपए का हमारा टारगेट लेवल बनेगा। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, लेट्स से कि लालपत लैब है और डायग्नोस्टिक सेक्टर्स में थोड़ा सा हमें आउटफ्लो भी देखने में मिल रहा है फंड के पर्सपेक्टिव से, और टेक्निकली भी वो एक स्टॉक वीक होते हुए देखने मिल रहा है। तो लालपत लैब हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू रहेगा 2185 के लेवल पे, 2230 का स्टॉप लॉस रहेगा, और निचले के स्तर हमें इसमें 2100 के देखने मिल सकते हैं। जी ओके ठीक है, कपिल के 3 सौदे हो गए। एक सौदा तो डॉक्टर लाल पैथलैब का, जो कि हल्का सा शॉर्ट का है, और ये बात सच है, डाटा अच्छे से बना है इसका शॉर्ट का। फेडरल, AU बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट, ये आपको बैंकिंग और फाइनेंस की ताकत दिखा रहा है इस समय। ये ज़्यादातर शेयर अब तक दोनों मेहमानों से मिले हैं। वैशाली, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? तो मेरे काफी अलग ऑफ बीट स्टॉक्स हैं। बेसिकली मैं ध्यान दे रही हूँ केमिकल सेक्टर पे। केमिकल सेक्टर एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है एंड टेक्निकली दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। सो कल जैसे कि देखा, टाटा केमिकल्स गेव अ गुड रन अप, व्यू अभी भी पॉजिटिव है उसमें। तो अब मेरा ध्यान जाता है नवीन फ्लोरिन, टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड और इसमें कुछ पार्टिसिपेशन हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड, सो 4350 के स्टॉप लॉस के साथ ये बाय कर सकते हैं ये लेवल्स पे, एंड इवन अ बिट इन डिक्लाइन फॉर अ टारगेट ऑफ 4900। दूसरा जो मैं मिड कैप में से दूंगी वो है गुजरात हेवी केमिकल, GHCL। सो वो भी आप देखेंगे डबल बॉटम होने के बाद लॉन्ग कंसोलिडेशन, फिर डबल बॉटम होने के बाद अभी हम देख रहे हैं इट्स गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। कल की कैंडल काफी बुलिश है, वॉल्यूम पिकअप भी ज्यादा है। सो आई थिंक 539 पे कल क्लोज हुआ है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 520, ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 560, और जिनको होल्ड करना है 580 और आगे के लंबे टारगेट्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन में 4900 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदने की सलाह दी जा रही है। एक और एक्सपर्ट अब जोड़ लेते हैं, जय हमारे साथ हैं। जय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स आज की क्या है? तो गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के पहला मेरा पिक रहेगा एशियन ग्रेनिटो टाइल्स पर। ये स्टॉक ने वीकली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 50 डे मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है। RSI देखे तो मॉडरेट के जोन में, ROC मॉडरेट जोन में, यहाँ से मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है MACD की तरफ से। सो एक ब्रेकआउट दिख सकता है विद हैवी वॉल्यूम एशियन टाइल्स पर, और इसका टारगेट मुझे 66 लग रहा है। यहाँ से अराउंड 10 to 15% के अपसाइड दिख रहा है मुझे। स्टॉप लॉस हम 55.70 लगा सकते हैं ये स्टॉक पर। सो एशियन ग्रेनिटो टाइल्स मेरा पहला पिक रहेगा। दूसरा पिक रहेगा रेलिस इंडिया का। जस्ट सेकंड। सो रेलिस इंडिया में हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर दोनों दिखाया है। कल के दिन में ब्रेकआउट दिखाया है, 3% का अपमूव था ये स्टॉक में विद वॉल्यूम। ये परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है RSI मॉडरेट जोन में। सो यहाँ पर इवन राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश हो रही है अराउंड 260 के लेवल पर। तो मुझे रेलिस इंडिया में एक अपसाइड दिख रही है अभी भी ये लेवल से। टारगेट 249 के वहां रहेगा, स्टॉप लॉस 224 का रहेगा रेलिस इंडिया में। सो दोनों स्टॉक अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स है और ऑल्सो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है यहाँ पर। ठीक है, तो दो शेयर एशियन ग्रेनिटो और रेलिस इंडिया दोनों खरीदारी की राय जय की तरफ से। लेकिन जैसे डिम्पी कह रहे थे कि बैंकिंग का और फाइनेंशियल का आज पूरा का पूरा दम दिख रहा है और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की पिक्स में भी शामिल है। लेकिन एक और शेयर इस स्पेस से आज फिर से फोकस में रहेगा, वो है पीरामल एंटरप्राइजेज का। कल हमने 5% के आसपास की तेज़ी देखी है और कल कंपनी की AGM थी और AGM में बहुत ही उत्साहजनक चीज़ें निकल के आई हैं कि FY28 तक करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की AUM का लक्ष्य है, सालाना 15% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं और FY28 तक रिटेल AUM में सालाना 23% की ग्रोथ संभव है। निश्चित तौर पर अजय,
उत्साहजनक कमेंट हम कहेंगे। कल तो हालांकि कहीं ना कहीं इसका अंदाजा था और हमने स्टॉक को भी रिएक्ट करते हुए देखा है। देखिए इस कंपनी के अंदर ना लोन बुक ग्रोथ इज नॉट एन इशू। इंडिया में किसी लेंडर में लोन ग्रोथ इशू ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ ही 15-17% हो रही है। करेक्ट। रिटेल में 25% ग्रोथ हो रही है। इसमें इशू क्या था कि 90% लोन बुक इनकी होलसेल हो गई थी और रिटेल में था नहीं। रिटेल वाला इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने अपनी लोन बुक बदलना शुरू किया। फ्राइडे को 5% चला कि जियो के साथ कुछ अनाउंस करेंगे, वो बात खारिज हो गई। खारिज का मतलब आई नहीं और वो थी भी नहीं, वो एकदम बेबुनियाद बात बाजार कर रहा था। लेकिन कल बाजार को यह भनक लग गई थी कि साहब शाम को 4 बजे जब ये एनालिस्ट मीट करेंगे तो फोकस करेंगे M&A पे। कल इन्होंने पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने पिरामल एंटरप्राइजेस के लेंडिंग के बिजनेस में M&A की बात कही है। ये खास तौर पे है कि ये छोटे NBFC को खरीदने में भी इच्छुक हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अभी जो 50-50 हो गया है रिटेल टू होलसेल, ये अगले साल 60-40 हो जाएगा, यानी 60 रिटेल 40 होलसेल, और 25 की क्लोजिंग में 70-30 पे क्लोजिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि बिटवीन नाउ, अब तो खैर 10% चल गया इमीडिएट में, लेकिन आपको इस स्टॉक के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर वॉक द टॉक की है इस मैनेजमेंट ने, मतलब जो चीज़ कही है वो करके दिखाई है, जो कि चल रहा है, ऑलरेडी 50-50 पे आ गया है, तो इसके अंदर और तेजी बन सकती है, पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। लेकिन एक बार एक चेक भी ले लेते हैं। एक और चीज है, बताइए। चार्ट चेक से पहले ईशा अंबानी कल स्पेशल इन्वाइटी रही होंगी यहाँ पे। जी हाँ, वो तो दो कारोबारों में दो घरों के 2 AGM। सही बात है, सही बात है। सुशील नहीं, जी और इसमें पिताजी। एजीएम नहीं थी, ये एनालिस्ट डे था। हाँ। तो इसमें शायद नहीं आई होंगी। हाँ, इन्वेस्टर डे था, तो इन्वेस्टर इसमें डे। नहीं आई होंगी, हाँ। क्योंकि वो तो बट घर ही से जुड़ रही थी, तो दोनों जगह जा दोनों तो सकती। घर का ही हो गया, वहां तो प्रमोशन भी हो गया, बोर्ड में शामिल हो गई। हाँ, वहाँ हो गया, लेकिन इस कारोबार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये कई बार मैनेजर ने अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन बाजार ये बात करने से चूकता भी नहीं, ये बात भी सच है। करना भी चाहिए, जो कि मतलब आपने ठीक है, मतलब बाकी कारोबार अपनी जगह, रिश्ते नाते अपनी जगह। नहीं, रिश्ते नाते अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह। लेकिन वैशाली, ये बताइए, पिरामल एंटरप्राइजेस फ्राइडे को 1000 का भाव था, नहीं इनफैक्ट नीचे था, आज देखिए 1100 क्रॉस हो चुका है। पिरामल में मेरा जरूर ध्यान है और मैं हमेशा ये बाय ऑन डिप्स रेकमेंड करती आई हूँ, और मैं फिलहाल अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक 1000 के सपोर्ट के साथ ये इकट्ठा करते रहिए, बिकॉज फर्स्ट टारगेट आएगा 1200। एक बार 1200 क्रॉस करता है देन आई वोंट बी सरप्राइज 1400-1500 तरफ भी जा सकता है। सो व्यू अभी तक ट्रेंड ऑल्सो इंटैक्ट है। RSI भी दिख रहा है दैट इट्स गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम, क्योंकि काफी थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन से हम देख रहे हैं वापस पिकअप आ रहा है, तो व्यू जरूर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पिरामल एंटरप्राइजेस पे व्यू पॉजिटिव भी दिख रहा है। अब आपने विंडो में शरद को देख ही लिया होगा। शरद, आपको पता है जब भी विंडो में दिखते हैं तो कोई ना कोई अहम चीज़ लेके आते हैं, तो आज वो हैं खबरों वाले शेयर्स लेके आए हैं। शरद, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, हमें भी नहीं करना, बताइए शेयर्स। बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है, जहाँ पे उन्होंने लगभग 1125 करोड़ की जो बॉन्ड रीपेमेंट है वो उन्होंने कर दिया है। इंपॉर्टेंट कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है कि वो आगे जाते हुए एक पॉजिटिव ALM फेज़ में जाने वाले। ALM फेज़ होता है आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का, और जब भी कोई फाइनेंसिंग कंपनी की ये पॉजिटिव रुख होती है तो ये जो है उनके ओवरऑल बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिलती है। ऑलरेडी कंपनी जो है सेकेंड क्वार्टर में जो है बड़ी डेट सर्विसिंग यानी कि जो कर्ज भुगतान है वो प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है आपका सन फार्मा। यहाँ पे AGM में जो है अहम बात सामने आई है कि वो आगे जाते हुए FY24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 से लेकर 9% यानी कि हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है कंसोलिडेटेड लेवल में। और जो ग्लोबल बिजनेस है वहाँ पे जो है हम स्पेशलिटी बिजनेस पे भी जो उनकी एक्सपेंशन प्लान जो है ज़ोर शोर से होगी। इसके अलावा वर्लपूल के AGM की बात करें तो इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है मार्केट शेयर गेन को लेके, प्रीमियमाइजेशन पे भी स्टोरी प्ले आउट होगी, और याद रखिए जो वॉल्यूम्स है उस पर ऑफकोर्स प्री फेस्टिव सीजन पे भी जो एक पॉजिटिव नज़रिया बना रहेगा। इसके अलावा प्राइसिंग करेक्शन भी कंपनी ने 4th क्वार्टर में लिया था। APL अपोलो ट्यूब्स के जो है आज ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पे प्रमोटर लाइकली सेलर होंगे, ऑलमोस्ट 0.85% स्टेक बेच सकते हैं, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे है 4% का ये डील। इसके अलावा जो है कल इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स कल हुए थे, लेकिन अब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जोमेटो में जो है टाइगर ग्लोबल ने अपनी पूरी एग्जिट की 1.4 स्टेक सेल करके, लेकिन जो बायर्स आए हैं दिग्गज FI बायर्स आए हैं, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स जैसे प्लेयर्स आए हैं। वहीं स्टार हेल्थ के बारे में बात करें तो 3 FIs ने लगभग 1300 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन अब्जॉर्प्शन में ICICI प्रू लाइफ और फिडेलिटी ग्रुप इन दोनों ने मिला के 3.7% स्टेक की जो है बाइंग की है। NRB बियरिंग्स भी फोकस
फोकस में रहेगा। ऑलरेडी जो है कल के सेशन में प्रमोटर्स 0.13% स्टेक लिए, लेकिन पिछले 2 हफ्ते की अगर हमने डेटा निकाली तो वहाँ पे हमें पता चला 3.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई है एनआरबी बियरिंग्स में। स्ट्राइड्स फार्मा में मॉर्गन स्टैनली ने 0.25% स्टेक लिया, जहाँ पे प्रमोटर्स सेलर थे। और अगर बात करें तो पावर स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजेंसी से रिपोर्ट आ रहे हैं कि पावर सेक्टर की जो ओवरऑल डिमांड है अनसीजनल रेंज के कारण अभी भी है लाइफ टाइम हाई लेवल्स टच कर सकते हैं इस हफ्ते। LTI माइंट्री का भी है एक इम्पॉर्टेंट कोलैबोरेशन आया है कैस्ट AI के साथ, और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी फोकस में रहने वाला है। $5 मिलियन का एक्विजिशन उन्होंने किया है एप्रल मैन्युफैक्चरर अल्ट्राको से। इसका इम्पैक्ट ये है कि US और यूरोपियन के डेवलप्ड मार्केट्स में उनकी प्रेजेंस और बढ़ सकती है। SGVN को 1900 करोड़ का ऑर्डर आया है। और बात करें तो QIP इशूज़ में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का QIP इशू खुल गया है। उसका प्राइसिंग 1641 रुपीज़ पर शेयर है, जहाँ पे 500 करोड़ जुटाएंगे। और वहीं HFCL का भी QIP इशू खुला है, जहाँ पे उनकी जो फ्लोर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 69 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे और इन कंपनियों के बारे में हम अपने एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेंगे। लेकिन वामाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर, और निश्चित तौर पर रिलायंस की EGM के बाद, पिरामल एंटरप्राइजेज के इन्वेस्टर डे के बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई होंगी। जरा उसके बारे में राय जान लेते हैं और बाकी रिपोर्ट्स भी समझते हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में हम देख रहे हैं कि मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी की AGM के बाद। कंपनी ने अपने मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को रीआइटरेट किया है। कंपनी की तरफ से कोई भी इंक्रीमेंटल गाइडेंस नहीं आई जियो और रिटेल के स्पिन ऑफ को लेकर, और ये मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है। ओवरऑल AGM खत्म हो चुका है और अब फोकस रहेगा अर्निंग्स पर। तो मैक्वायरी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेज का इन्वेस्टर डे था और उस पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है कि कंपनी बैलेंस शीट को दुगना करना चाह रही है। M&A शब्द का इस्तेमाल ये ओवरऑल इन्वेस्टर डे में काफ़ी बार हुआ था, तो डेफिनेटली इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। मगर इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद उनकी तरफ से अंडर परफॉर्म की राय है, क्योंकि उनके रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी कम है और स्टॉक प्राइस में हाल ही में काफ़ी अच्छा रनअप भी देखने मिला था। तो ऑल इन ऑल CLSA ने पिरामल एंटरप्राइजेस पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। इंडियन बैंक पर इन्वेस्टेक का कहना है कि निम्स ऑल टाइम हाई के पास ज़रूर है, मगर आगे चलते हुए ये मॉडरेट हो सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट भी जो डिक्लाइन हो सकता है, इसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है, और वैल्यूएशंस लार्जली सारे पॉजिटिव्स फैक्टर इन कर रहे हैं। तो इसी के चलते इन्वेस्टेक ने इंडियन बैंक पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से डाउन होल्ड की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने स्लाइटली बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम देखें PVR आइनॉक्स पर UBS का कहना है कि बेटर दैन एक्सपेक्टेड मूवी परफॉर्मेंस के चलते उन्होंने अपने Q2 के एस्टिमेट्स को बढ़ाया है। ओवरऑल कंटेंट पाइपलाइन भी काफ़ी आगे चलते हुए काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, जिसके चलते UBS ने PVR आइनॉक्स पर खरीदारी की राय दी है। इसके अलावा UPL पर HSBC का कहना है कि Q3 ऑनवर्ड्स रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट बैलेंस शीट भी हेडविंड्स के बावजूद काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। LATAM एक पोटेंशियल कैटलिस्ट है और उनका जो ग्लोबल CP बिजनेस है ये अंडर वैल्यूड है, जिसके चलते HSBC ने UPL पर खरीदारी की राय दी है। और आखिर में फोकस करेंगे हम फार्मा पैक पर। HSBC का कहना है कि Q1 में फार्मा कंपनीज को हेल्दी US सेल्स का फ़ायदा हुआ था। ये जो हेल्दी रन देखने मिला था वो आगे भी चल सकता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स के लिए उनका कहना है कि Q1 थोड़ा सीजनली वीक था। टोरेंट फार्मा, सिप्ला और सन फार्मा इन्हें पसंद है, इनकी कुछ टॉप पिक्स है, मगर उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से होल्ड की राय दी है, और ये है लार्जली लैक ऑफ कैटलिस्ट के चलते। तो ऑल इन ऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी इन सभी ब्रोकरेज कॉल्स डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ निकुंज भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आ चुके हैं हमारे स्टूडियोज़ के अंदर। निकुंज, ये जो हम लोग सुबह एडिट कॉल में भी डिस्कस कर रहे थे कि जब बड़े दिग्गज कंपोनेंट्स चलेंगे नहीं तो निफ्टी को कैसे कोई डायरेक्शन मिलेगा, और ये काफ़ी टाइम लास्ट भी कर सकता है। कल देखिए रिलायंस की मीटिंग में कुछ भी नहीं आया, उसने पूरी इंडेक्स को दबाव बना दिया। आपने कैसे देखा? देखिए, जुलाई के महीने में हैवी वेट्स को बहुत ट्रिगर्स मिले थे। LNT का बैकबैक आया था, रिलायंस में जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई थी, ITC का डीमर्जर आया था, और एक और था टाटा मोटर के अंदर DVR का बैकबैक। तो अगर आप देखिए तो जुलाई के अंदर भरपूर निवेशकों को सरप्राइज पे सरप्राइज मिले। अब सरप्राइज का मतलब क्या होता है जी? सरप्राइज का मतलब ये होता है कि एक अच्छी खबर रेयर हो और कभी कभी आए। हाँ। अब सरप्राइज अगर हर हफ्ते आने लग जाएगा तो वे सरप्राइज नहीं रहेगा, जेनरिक हो जाएगा। जेनरिक हो जाएगा जी वो। तो क्या होता है कि क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चालू होने वाला, तो मैं भी सोच रहा हूँ क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एक मिडन ओवर होता है। हालांकि वनडे मैचेस में मिडन ओवर नहीं होता, टेस्ट मैचेस में मिडन ओवर होते थे। तो मेरे हिसाब से इस समय जो मार्केट का फेज चल रहा है एक मिडन ओवर वाला फेज चल रहा है। अब मिडन ओवर के अंदर आपको टिके रहना पड़ता है।
मगर मेडन ओवर के अंदर जहाँ पर बॉलर बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ कर रहा है तो आपको टिके रहना पड़ता है। तो इस समय मार्केट में वह फेज़ है जहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको टिके रहना पड़ेगा। अब जहाँ पर आपने निफ्टी की बात करी तो देखिए जाहिर सी बात है कि निफ्टी गिर नहीं रहा है ज़्यादा और बढ़ नहीं रहा है ज़्यादा। तो जब गिरता नहीं है, जब बढ़ता नहीं है, तो मार्केट एक रेंज में आ जाता है। और रेंज के अंदर अब हम एक बड़ी रेंज की बात कर सकते हैं डायरेक्शन के, हम छोटी रेंज की बात कर सकते हैं। छोटी रेंज के अंदर 9,000, 19,300, 19,600 उसके अंदर निफ्टी घूम रहा है। मगर जो बड़ा ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड इस समय ये है कि निफ्टी रेंज में है, ज़्यादा गिरावट नहीं है और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर T20 का गेम चल रहा है। बढ़िया, ठीक है। तो ये बड़े जो दिग्गज है जिनसे हम दिशा की उम्मीद करते हैं, कल रिलायंस की एजीएम पर नजर थी, कमेंट्स आपको लगते हैं निकुंज कि जो बाजार उम्मीद करके चल रहा था उसके मुताबिक आए हैं या फिर थोड़े से कम आए हैं? क्योंकि अगर हम जियो फाइबर को छोड़ दें, रिटेल के 1-2-3 छोटे छोटे कमेंट्स थे, क्योंकि स्टॉक नीचे बंद हुआ है, तो यहाँ से स्ट्रेटजी अब किस तरह से बनानी चाहिए? देखिए, जो पेप्सी का ऐड था कि दिल मांगे मोर, और रिलायंस के एजीएम के पहले वही हमेशा होता है कि हमें हमेशा लगता है कि एजीएम के अंदर ऐसा कुछ बड़ा आएगा जो कि सरप्राइज रहेगा। तो मैं लाइन बोलूँगा, द सरप्राइज from the AGM was that there was no surprise. The surprise from the AGM was there was no surprise. मगर कुछ AGM के अंदर ऐसा अगर आप देखें तो एक जो सबसे बड़ा संकेत है वह यह है कि न्यू जनरेशन इज नाउ पार्ट ऑफ द बोर्ड। करेक्ट। और इससे बड़ा एंडोर्समेंट नहीं है मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि जिनका मानना था कि भाई अंबानी साहब के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की कमान कौन संभालेगा। नीता अंबानी जी ने स्टेप डाउन करा है, नई जनरेशन, तीनों siblings are now part of the boards now, respective boards. So for me that is the biggest endorsement from a long term standpoint. मीडियम टर्म की बात करें, मीडियम टर्म के अंदर जियो, रिलायंस रिटेल अनलॉकिंग, उस पर एक प्रकार का जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था मिला नहीं। मगर एजीएम के पहले साहब आपको 2 बड़ी खबरें मिली थी। जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग, आज भी भाव 200 रुपये है। 1 साल पहले किसी को पता नहीं था 200 रुपये का आपको फ्री शेयर मिलेगा, फ्री में शेयर मिला है वो। और रिलायंस रिटेल की 3 साल पहले जो कोविड के बाद वैल्यूएशन 50 की 100 बिलियन हो गई है। तो अब रिलायंस के अगर शेयर होल्डर है तो आप देखिए आपका रिटेल बिजनेस $100 बिलियन की वैल्यूएशन पर कर गया और आपको 200 रुपये का शेयर मिल गया। तो सरप्राइज से पहले आ चुका था। करेक्ट, ठीक है। और पीरामल को कैसे देखें निकुंज? क्योंकि कल रिटेल वाली ग्रोथ को लेकर फोकस किया गया है, शेयर हम देखें कि चला भी है और 1.25 लाख करोड़ के आसपास की एओएम को टारगेट कर रहे हैं अगले 4-5 साल में। 45% बढ़ चुका है अभिषेक। तो मैं ये बोलूँगा कि पिरामल के अंदर जो चेंजेस वो बता रहे हैं शायद मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था। अब पिरामल का एक नया अवतार लेगा। देखिए, पिरामल के कई अवतार रहे हैं, इस कंपनी के कई अवतार रहे हैं। क्या अभी DHFL के बाद जो मार पड़ी थी, क्या एक नया अवतार लेकर के यह जो अवतार के अंदर ये बड़ी छलांग कब लगाएगा? लग रहा है कि यह छलांग के लिए रेडी हो चुका है और अब आने वाला 3 साल, पिछले 3 साल जो कठिनाई भरा था पिरामल के लिए अच्छा आएगा। समस्या ये है, समस्या तो नहीं है, मगर एक पॉइंट मैं निकालना चाहूँगा कि पिरामल का स्टॉक 45% बढ़ चुका है, 3.5 टाइम बुक पर है। तो क्या मार्केट ये जो आया है एजीएम के एनालिस्ट डे के अंदर, क्या वह नया है? मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था, मेरे को लग रहा था वह एंटिसिपेट कर रहा था। जो बड़ा चीज़ मेरे हिसाब से जो बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी फोकस की बड़ी बात करी है। इनकी नेटवर्थ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, इफ़ यू लुक एट द टॉप 5 NBFCs, पिरामल की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। तो अब बड़ी नेटवर्थ के अंदर NBFC टेक्नोलॉजी अडेप्ट करता है, रिटेल लेंडिंग करता है, तो उसका जो आने वाला 3 साल एकदम चेंज हो सकता है। सो विल पिरामल एंटरप्राइज 9 be a different kettle of fish going forward? And now they also have a lot of cash on their balance sheet which has come after the stake sale of Shriram Finance। 10,000 करोड़ के आसपास आया था जी। तो अब वो यहाँ बायबैक करा उन्होंने। तो क्या यह कंपनी इन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएगी? अडॉप्ट कर पाएगी तो हम आने वाला 3 साल पिरामल का एक बेहतरीन देख सकते हैं। इनफैक्ट पिछली बार हमसे बात करते वक्त भी उन्होंने M&A पे काफ़ी जोर दिया था अभिषेक, और कल भी इस पूरी बातचीत में M&A वर्ड का इस्तेमाल काफ़ी हुआ। तो नज़र इस पे रही, M&A होता क्या है? टिपिकली 6 से 8 हज़ार करोड़ वाली लिस्टेड कंपनीज, जहाँ पे पिरामल जैसी कंपनी अपनी शेयर को एक करेंसी की तरह यूज़ करके अच्छी डील निकाल सके, तो बायोट कैंडिडेट्स पर नज़र ज़रूर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारे जो ट्रेडिंग आइडियाज निकल के आए उनकी बात भी कर लेते हैं। किरण, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पिछले 2-3 दिनों से अच्छा चल रहा है स्टॉक ऑलरेडी, और अब उन्होंने QIP अनाउंस किया है। जरा इसके चार्ट्स देख के बताएं, उसके बाद विनोद के पास भी जाएंगे।
क्या यहाँ से और भी ट्रेड बन सकता है या एक बार चल चुका है, इग्नोर करें? सो ओवरऑल इसका डेली या तो वीकली चार्ट हम देखें तो ब्रेकआउट रिसेंट एक ब्रेकआउट के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली इसमें अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। कल जिस तरह से ब्लॉक हुआ है और जिस तरह के वॉल्यूम हम देख रहे हैं, कोई भी डिप आता है अगर नीचे में 1750 तक, तो बाय अपॉर्चुनिटी रहेगी। 1700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, और जिस तरह का पैटर्न हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 2000 तक के चांसेस अभी भी स्टॉक में बने हुए हैं। तो बीजी लेग स्टॉप लास्ट, कोई भी डिप आता है 1750 तक तो लॉन्ग कीजिए। 1700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 2000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 2 से 3 महीने में। पे इतनी बात हुई है तो फिर पिरामिड पे चार्ट चेक भी हमने ले लिया, एक व्यू निकुंज का भी मिल गया। इंडिया बुल्स पे विनोद मोदी का एक बार व्यू पॉइंट ले लेते हैं। विनोद, इंडिया बुल्स को आप कैसे देखते हैं? Very good morning. I think India Bulls Housing Finance you are talking about. तो जहां तक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है, डेफिनेटली जो कुछ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई मीन अभी जो बोला नाम चेंज हो जाएगा कुछ उसके, आई मीन उसके मैनेजमेंट लेवल पे भी कुछ चेंजेस होंगे, ये सब डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से लास्ट 1 से 2 सालों में ओवरऑल उसकी बैलेंस शीट में जो सुधार हुई है, मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, गिवन द फैक्ट कि जो उसने आई मीन खासकर ये जो बैंकिंग में जो नए चालू किए कोल लेंडिंग वाला जो फॉर्म है, और जो कंसिस्टेंटली कोल लेंडिंग को फोकस करके अपने बैलेंस शीट को लाइट किया है, राइट। सो वो आई मीन दैट वो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का भी अगर आप सुने कॉल, तो वो भी बोलता था कि ये चीज वो कंटिन्यू करेगा, सस्टेन रहेगा। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कभी कभी चूंकि स्टॉक इतना चलने के बाद भी अगर देखूं तो वैल्यूएशन आई थिंक 0.4 0.5 पे जो ट्रेड करा, मुझे लगता है अभी भी काफी स्पेस है स्टॉक में यहाँ से मतलब अच्छा करने की। ठीक है, एक सन फार्मा की भी एजीएम हुई। सन फार्मा की एजीएम के पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। शेयर का चेक एक बार हम करवा लेते हैं। वैशाली, एक बार जरा सन फार्मा देख के बताइए, इस शेयर में कोई ट्रेड है? तो सन फार्मा एक्चुअली यस, कल हमने देखा कि दोबारा एक फार्मा सेक्टर में ओवरऑल एक अपवर्ड मूव आना शुरू हुआ है, और फिलहाल हमने देखा है सन फार्मा पर्टिकुलरली थोड़ा रिट्रेस होके एक मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे अभी आ चुका है। सो आई थिंक इट मेक्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1080 का एक अच्छा सा सपोर्ट दूसरा भी है, सो वी आर वेरी क्लोज टू द सेकंड सपोर्ट आल्सो। सो यहाँ से ले सकते हैं, एंड इफ द स्टॉक सस्टेन्स अबव 1130, so I think it's ready for a target of 1200 levels. ठीक है, 1200 के लक्ष्य के लिए सन फार्मा का शेयर तैयार है। कपिल, आप जरा एलएनटी के बारे में व्यू दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा था कि 2% के आसपास की अच्छी खासी इसमें तेजी थी, और 2 दिन की नरमी के बाद कल एक्शन में फिर से लौटा। 27 रुपए के आसपास का भाव इसका भी है। एलएनटी में आज भी कोई ट्रेड बनता है क्या? जी बेसिकली थोड़े दिनों से आई थिंक काफी जुलाई 2023 से हम चार्ट देखते हैं ना, तो जब भी ये स्टॉक फॉल करता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी ये स्टॉक फॉल करता है 2 दिन का फॉल आता है, उसके बाद में हमें अच्छी खासी रिकवरी मिल जाती है। तो जो पिछले 2 दिन रहे हुए थे, कुछ सेलिब्रेशन देखने मिला था, और कल के दिन में हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिली थी। वन ऑफ द गुड स्टॉक जो लार्ज कैप में हम जो कहते हैं कि निफ्टी मूव नहीं कर रहा है, लार्ज कैप स्टॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो वहां पे एलटी एक काफी विपरीत स्टॉक बन जाता है, जिसके एक काफी क्लियर डायरेक्शंस बन रही है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक एक बाय के रडार पे तो रहेगा ही, और जो इसके नीचे के जो कल के जो लो बने हुए थे, क्योंकि जो भी डिक्लेयर रिपोर्ट आती है वो सिर्फ 2 दिन की आती है, तो 2620 के इसके स्टॉप लॉस बन जाएंगे, और इसके ऊपर तो ऑल टाइम हाई के नजदीक ही चल रहा है, तो बाद में इसका हम ट्रेड को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक को ट्रेड कर मींस बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है 2620 के स्टॉप लॉस के साथ। 2620 की स्टॉप लॉस से एलएनटी को खरीदना है। वैशाली जी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स आज इसकी ब्लॉक डील पर नजर रहेगी, और खबर है कि प्रोमोटर इसमें करीब 1% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेंगे 1595 रुपए के भाव पर, जो कि मतलब कल की जो क्लोजिंग भाव है उससे 4% के आसपास से डिस्काउंट पर ये डील होती हुई दिखेगी। क्या राय होगी इस पर, क्या करना चाहिए एपीएल अपोलो ट्यूब में? तो ज्यादा करके देखें तो 1400 का सपोर्ट है, और अगर ये ब्लॉक डील ये लेवल पे हो रहा है, तो आई थिंक इट इज नॉट अ बैड डील टू गेट इनटू द स्टॉक, बिकॉज ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट ही है। बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस के साथ करिएगा, बिकॉज काफी ओवरबॉट है, और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी थोड़ा बन रहा है। सो आई वुड से कॉशियसली पॉजिटिव। मैं एक बार सन फार्मा की एजीएम की कमेंट्री की तरफ वापस जाना चाहूँगा, ऑडिटर साहब अगर आप उसमें ग्रोथ वाला पॉइंट एक बार दिखा सकें।
सन फार्मा जो इंडस्ट्री लीडर है, जब इंडस्ट्री लीडर कह रहा है कि करीब करीब 7 से 8% की ग्रोथ हमें सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई देती है इसमें R&D में, और यूएस के मार्केट में भी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे आपके जितने भी यूएस स्पेसिफिक एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं उन सब पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लीडर के लिए वो चीज़ लागू होती है तो बाकी दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए भी होगी। अब हम लेके आएंगे लुपिन का स्टॉक लेके आइए और कपिल के साथ डिस्कस करेंगे। कपिल, सन फार्मा का ट्रेड तो डिस्कस हो गया, लेकिन उस कमेंट्री से मैं लुपिन पे आऊँगा। लुपिन भी कल अच्छी लॉन्ग पोजीशंस के साथ करीब 2-2.5% चलता हुआ नजर आया था और 1100 के ऊपर जाके बैठ गया है डेज हाई पे। क्या लुपिन 1200 की तरफ जा रहा है? पुल बैक्स में क्या 1050, 1030-40 तक आता है तो दोबारा एंट्री करनी चाहिए? कैसे ट्रेड करें लुपिन को? जी, लुपिन का ट्रेड देखते हैं तो बेसिकली जो फार्मा सेक्टर की जो कमेंट्रीज भी आ रही, जैसे भी आपने बताया अभी, और ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल वही होता है कि कॉस्ट इन रूपी, रेवेन्यू इन डॉलर काइंड ऑफ। तो यहाँ पे मीन्स करेंसी भी काफी डेप्रिशिएट हो रहा है, DXY भी काफी ऊपर के मूव में कर रहा है, तो खाना पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर होते हैं तो कुछ एक ज्यादा बेनिफिट उनको मिलता है। लुपिन का जो टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो काफी अच्छा चार्ट रहा हुआ है। बाकी के जो फार्मा स्टॉक्स हम देखते हैं, लेट्स से सिप्ला हो गया या सन फार्मा हो गया, वहां पे थोड़ी बहुत हमें एक डायरेक्शनल डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली हुई है, जबकि लुपिन एक ऊपर की मोमेंटम आया था, उसने अपसाइड मोमेंटम गवा दी थी, लेकिन वहां पे उसने कंसोलिडेट किया होता rather than दूसरे स्टॉक की तरह वहां पे हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम नहीं देखने मिली थी। कल के दिन में काफी सारे फार्मा स्टॉक्स में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली थी, और लुपिन भी अराउंड 3% से पॉजिटिव मोमेंटम में था, और जो इसके पिछले 8-10 दिनों की जो रेंज बनी हुई है वो अपने एक ब्रेकआउट के कगार पे आ गया है। वीकली चार्ट में देखता हूं तो नो डाउट स्टॉक एक वीकली रेजिस्टेंस बैंड को काफी क्रॉस कर चुका है, एंड उसके जो नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल इंसेप्शन पॉइंट ऑफ सेलिंग प्रेशर था वो कुछ ना कहां पे 1120 के लेवल के यहाँ पे आता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 1120 के ऊपर मुझे सस्टेनेबली देखने मिल जाती है, जो कि 10 पॉइंट की दूरी है करंट मार्केट प्राइस के लेवल से। तो उसके बाद में जो इमीडिएट उसका जो लेवल बनते हैं वो कहां पे 1200 के लेवल के ही बनते हैं। तो 1120 के ऊपर मुझे यहाँ पे फिर से एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहा है 1200 के लेवल की ओर। एक और इम्पोर्टेंट स्टॉक, एक तो अब दवाई वाली बात हो गई, अगर आप बिस्किट और ये सारी चीज़ें कन्फेक्शनरी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसने निवेशकों को बहुत प्यारे रिटर्न दिए कन्फेक्शनरी स्पेस से, वो है मिसेस बेक्टर्स। जय, आपको कुकीज़ पसंद हो या नहीं, लेकिन ये स्टॉक पूरे मार्केट को पसंद आ गया है। 300 रुपये से चल रहा है लगभग, और आज इसकी इन्वेस्टर डे है। बाज़ार की उम्मीद है कि जोग्राफिकल एक्सपेंशन पे ज़्यादा कमेंट्री आ सकती है। जरा इसके चार्ट्स देख के बताएं, क्या ये 1100 के लिए तैयार है मिसेस बेक्टर्स? तो सर, कुकी तो किसी को पसंद नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता आई गेस। सो बेसिकली वेक्टर फूड पर मुझे लग रहा है सस्टेन अच्छा किया ये स्टॉक ने। 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली एंड वीकली चार्ट दोनों में काफी एक अच्छा सस्टेन किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में वापस से एक अपसाइड दिख सकता है। 1100 का नहीं, पहले तो मुझे लग रहा है 1070 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद हम नया अपसाइड देख सकेंगे। मुझे लग रहा है एक बार अगर ये लेवल पार हो गया तो एक अच्छा खासा 1120 तक का लेवल हम देख सकेंगे, बट 1070 का लेवल बहुत अहम लग रहा है अभी। वेरी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। सो ये लेवल को पार करना होगा ये स्टॉक को, बाद में अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। स्टॉक कंटिन्यूसली मोमेंटम में है, 21 डे मूविंग एवरेज का के ऊपर चल रहा है। स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम आया था बीच में, अभी थोड़ा सुस्त हो गया है, तब से कंसोलिडेशन भी चल रहा है, सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बट एक अपमूव इसको इसमें आना चाहिए, उसके बाद अच्छा खासा हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज रह सकता है, और इन्वेस्टर्स को वैसे ही उसको डील करना चाहिए। ठीक है, एक शेयर है जिसका QIP खुला है HFCL 68 के भाव पे है। एक बार किरण आप चेक करेंगे HFCL के अंदर क्या करना चाहिए। शेयर 71 रुपये के आसपास है, 68 का QIP है। हाँ, HFCL की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियरली एक बेस बना हुआ है 66-65 के आसपास, और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। स्टॉक में हमने देखा है कि परसों के दिन ही अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज दिया है विद हायर वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई भी डिप आता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग
करना चाहिए। 68 के आसपास ही इसका एक मेजर सपोर्ट भी बन रहा है, तो 68 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है, कोई भी डिप आए आप लॉन्ग कीजिए। जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पे आप देख रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे 80 तक के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं। तो HFCL कोई भी डिप आता है 68 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए, ऊपर में 80 तक के टारगेट। ठीक है जय, एक शेयर आप चेक कीजिए, वह है UPL। आज ने HSBC की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि 700 हो सकता है वापस से शेयर। ये शेयर टूटा हुआ है। थोड़ी देर पहले केमिकल्स के बारे में वैशाली भी बात कर रही थी। इस शेयर ने अपनी गिरावट को ख़त्म कर दिया, अब ये पुल बैक का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ध्यान रखें इसके अंदर एक्शन काफ़ी होता है एक्सपायरी के आसपास। एक बार जय आपकी रिकमेंडेशन। ये स्टॉक ने गिरावट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई है, इवन डेली वीकली चार्ट पर दोनों में मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। RSI की तरफ से बहुत ओवरसोल्ड जोन में, MACD की तरफ से नेगेटिव डाइवर्जेंस में, बट ये स्टॉक में इंपॉर्टेंस ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है। तो 700 का मुझे थोड़ा लक्ष्य थोड़ा ओवर लग रहा है अभी के लिए, बिकॉज वो 200 डे मूविंग एवरेज के वहां पर है। उसके लिए उसको बहुत सारे स्टेप्स और पड़ाव पार करने होंगे। पहला मुझे लग रहा है 620 तक एक चढ़ाई हो सकती है, ये स्टॉक की अराउंड 20-30 पॉइंट की चढ़ाई हो सकती है ये पॉइंट से। उसके ऊपर मुझे थोड़ा अभी के लिए टफ लग रहा है, बिकॉज वॉल्यूम अभी तक ये स्टॉक में हमने ज्यादा नहीं देखा पॉजिटिव साइड पर। तो उसके लिए 620 का लेवल उसको पार करना पड़ेगा। 34 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर 50 डे, उसके ऊपर 100 डे। तो ये सारे बहुत सारे स्टेप्स मुझे एक एक करके लग रहे हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे ज्यादा होप्स नहीं है ये स्टॉक में, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें वहां पर हमको 700 के दिख सकते हैं, बट उसके लिए होराइजन भी लंबा होना चाहिए। केमिकल स्पेस में ऑब्वियसली एक बुलिशनेस मुझे लग रही है, बट UPL में भी ज्यादा नहीं लग रही। उसके कंपेरेटिवली बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे रैलिस इंडिया आज का मेरा पिक था, उसमें मुझे अच्छा खासा एक अप मूव दिख रहा है। मुकाबले रैलिस इंडिया ज़्यादा पसंद है। UPL हमने देखा था कि 600 रुपये के नीचे जब ये शेयर लुढ़का, उसके बाद से कमोबेश एक दायरे वाला ही इसमें हमने ट्रेड देखा है। लेकिन रेलवे शेयर में ज़बरदस्त रफ्तार है। और वैशाली जी, कल हमने देखा कि टीटागढ़ रेल या फिर डिम्पी ने IRCTC को हाईलाइट कराया। एक और शेयर रेल टेल, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हम देख रहे हैं। रेल टेल मार्च अप्रैल में 100 रुपये का शेयर था और अब 200 रुपये के दरवाजे पर ही जाकर खड़ा हो गया है। रेल टेल में जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की है, क्या उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, या फिर आपको लगता है कि अभी शेयर ये और चलेगा? और रेल में अगर कोई दूसरा शेयर आपको पसंद है तो भी बता दीजिएगा। So I would say actually RailTel काफी एक रेजिस्टेंस आना चाहिए 200 लेवल्स पे। मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, वन वे रैली देखी है राइट फ्रॉम 100 लेवल्स टू 200 नाउ। सो या तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना चाहिए, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वुड बी एट अराउंड 175 लेवल्स। सो 200 का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस बन रहा है, आई वुड से जरूर ये लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। और जैसे आपने अभी ही बताया दैट यस IRCTC में एक राउंडिंग बॉटम भी हो चुका है, तो आई थिंक IRCTC में स्टिल अभी अपसाइड काफी है, तो आई थिंक शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा IRCTC। एंड दूसरा स्टॉक है IRFC ऑल्सो, विच इज भले काफी चल चुका है, बट IRFC में भी मुझे लग रहा है स्टिल थोड़ा स्टीम बाकी है, तो ये स्टॉक भी मुझे फेवरेबल लग रहा है 45 के सपोर्ट के साथ। ये स्टॉक 52-55 के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, अब हमने काफ़ी सारे टेक्निकल्स कॉल्स के बारे में जिक्र कर लिया। अब एक जरा फंडा कॉल आपके सामने रखते हैं, तो मुनाफे का फंडा देखते हैं। निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए आज के फंडा कॉल्स कौन से हैं। निमेश जी बताएं। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज के मेरे जो कॉल है वो टेक्नो फंडा कॉल्स में रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके अंदर हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया IRCTC जो है वो मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन है। मेन रीजन है कि कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जो फोकस एरिया है मेनली करके कैटरिंग सर्विस, ई-टिकटिंग और रेल लीड के ऊपर जो है कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी ने एक गाइडेंस दी है कि 2027 तक वो वेज का रिवीजन जो है वो नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जो EBITDA के ऊपर नियर टर्म मार्जिन प्रेशर बनने वाला था
उसके अंदर काफी जो है वो एक प्रेशर रिड्यूस हुआ है और मार्जिन स्टैग्नेंट रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर जो है वो आईआरसीटीसी के लिए एक मोमेंटम के लिए बन सकता है। सेकंड थिंग, अपकमिंग टूरिस्ट सीजन जो भी स्टार्ट हुए वो दिसंबर तक चलेगी और जिस तरह से नई ट्रेनें लॉन्च हो रही है, वंदे भारत लॉन्च हो रही है और अदर सेगमेंट में भी अगर ट्रेन में जो है वो बढ़ोतरी कर रही है रेल, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सपोर्ट जो है वो एक ग्रोथ मोमेंटम की तरफ बनता है। और नियर टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर अगर बात करें तो एक काफी कंसोलिडेशन में रहा था स्टॉक और कंसोलिडेशन की रेंज में ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 6 महीने के लिहाज से अगर स्टॉक बाय करता है तो ऊपर में 745, 745 एंड 820 के टारगेट आईआरसीटीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो 4 से 6 महीने के लिहाज से मैं आईआरसीटीसी बाय करने का रेकमेंड देता हूँ। सेकंड पिक जो मेरी है वो आइसर मोटर की है। अगर आइसर मोटर की बात करें कि जब से हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ने नई मॉडल लॉन्च किया है तब से स्टॉक के अंदर काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है और फिर स्टॉक के अंदर हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं। कंपनी के अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो हाईएस्ट एवर Q1 जो है वो 2024 के अंदर जो वो रहा है। कंपनी नई प्रोडक्ट 11 से 12 प्रोडक्ट नई लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं इन नियर टर्म्स। सेकंड थिंग, जिस तरह से हंटर का रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक काफी अच्छा रिस्पॉन्स हंटर में और सुपर मेटियोर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में नॉर्मल मॉनसून और फेस्टिव सीजन ये दोनों स्टॉक की जो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है वो प्राइस में भी हम लोग एक हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल से करीब 3350 के आसपास स्टॉक को मैं बाय रिकमेंड दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है 3900 से 4200 का टारगेट 4500 का टारगेट प्राइस एक 4 से 6 महीने में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये मॉनसून सीजन जो है वो भी खत्म हुई, स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन इस पर ऑटो सेक्टर में जो है वो खत्म हुआ और फिर से फेस्टिव सीजन के साथ हम लोग बाइंग देखते हैं। तो आइसर मोटर के अंदर 3350 के आसपास बाय रिकमेंडेशन है। ओके, ठीक है। आइशर मोटर हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, निवेश दोनों शेयर्स आपने बताया रीजनिंग के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वापस से कुछ एक और ट्रेड पता करते हैं। कपिल, एक शेयर जरा आप चेक करेंगे, थिरुमलाई केमिकल्स, ये ब्रेकआउट तो दे चुका है, स्पीड पकड़ेगा क्या, चलेगा? और जी जस्ट मोमेंट, मैं इसका चार्ट स्कैन फैच कर रहा हूँ। थिरुमलाई केमिकल, तो यानी केमिकल स्टॉक्स में जैसे वैशाली जी ने बताया, जय ने भी बताया हुआ है कि कहाँ ना कहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन तो देखने मिल रहा है। तो काफी सारे ऐसे काउंटर्स है कि एक पॉजिटिव मूव के रूप में तो ऑलरेडी आ गए हैं। कुछ एक टेक्सटाइल के केमिकल्स के स्टॉक्स हमें देखने मिल रहे हैं, एग्रो केमिकल के स्टॉक्स, कुछ लेट्स से पीआई इंडस्ट्रीज रैली से वहां पे भी हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो थिरुमलाई केमिकल का भी जो स्टॉक का जो ब्रॉडर डायरेक्शन में मंथली चार्ट पे देखता हूँ तो स्टॉक ब्रॉडली काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स। पिछले कुछ टाइम से जैसे ही केमिकल स्टॉक में कुछ वीकनेस आया था तो इसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन अभी बेस बना के प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम का टिक हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक ने जो काफी टाइम का एक बेस बनाया था और लगातार 213 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो उसके ऊपर में आ गया है। हालांकि वहां पे मैं सेकंड बेस्ट रेजिस्टेंस भी काना का 225 के लेवल के यहाँ पे देख रहा हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच कर लेता है, लेकिन सेकंड रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से सेलिंग प्रेशर आता है और वहां पे एक बुल ट्रैप जैसी सिनेरियो बन जाती है। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अच्छा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन बाय करने के लिए मैं एक बार इसको 225 के ऊपर आने दूंगा और उसके बाद में मेरा एक पॉजिटिव व्यू रहेगा और एक अच्छा बेस का ब्रेकआउट भी मुझे देखने मिलेगा। और 225 के ऊपर ये स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे 248 से लेकर 250 तक की बनती मुझे देखने मिल रही है। तो 225 के ऊपर इसमें एक पॉजिटिव व्यू बनना चाहिए। 225 के ऊपर और रफ्तार पकड़ेगा थिरुमलाई केमिकल्स का शेयर। लेकिन विनोद जी, आपसे जरा ना हीरो मोटोकॉर्प के बारे में राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जुलाई का महीना जितना अच्छा रहा, क्योंकि हार्ले के साथ जो बाइक उन्होंने लॉन्च की, अच्छा रिस्पांस भी मिला, शेयर भी चला, 3200 रुपये के भाव हमने देखे। लेकिन अगस्त उतना ही खराब ही रहा है। अगस्त के महीने में हम देख रहे हैं कि 8-9% के आसपास शेयर में नरमी आ चुकी है। आज फिर से एक लॉन्च की खबर है कि इनकी पुरानी बाइक हालांकि थोड़े नए अवतार में लेकर आ रहे हैं, करिश्मा XMR 210 ये बाइक लॉन्च कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बाइक है और यंगस्टर्स काफ़ी पसंद भी करते हैं। शेयर ये इस वक्त पसंद करने लायक है क्या? भाव इसका कैसा लग रहा है आपको?
जी, डेफिनेटली मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कि ये जो मॉनसून जो जा रहा है वो काफ़ी क्रूशियल होगा टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए और सो फार आई मीन टिल अगर ये मंथ को देखें तो डेफिनेटली ये वो कह सकते हैं कि डेफिसिट जो है वो इंडस्ट्री के लिए बेहतर नहीं है। आने वाले समय में ये अगर मॉनसून में भी ये अगस्त तो अच्छी नहीं, अगर सितंबर में भी कुछ रिकवर नहीं हो पाती है फर्स्ट पार्ट ऑफ सितंबर तो डेफिनेटली इट विल बी बैड फॉर रूरल डिमांड। जहाँ से हीरो मोटर का अच्छा खासा वॉल्यूम जाता है, तो मुझे लगता है कि नेगेटिवली और सेंटिमेंटली वो डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। बट यस, गिवन द फैक्ट जिस हिसाब से हीरो मोटर्स के लॉन्चेज आ रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले जो इनका लॉन्च आया था, फिर जो आज करने वाले हैं लॉन्चेज, ये सब डेफिनेटली ये वॉल्यूम को इनको सपोर्ट करेगा आने वाले समय में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे जो न्यू आ रहे हैं इनके मॉडल्स, उनमें उनके जो एएसपी है वो बेहतर है पुराने मॉडल्स, तो मार्जिन को भी सपोर्ट करेगा, राइट? तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज डेफिनेटली वॉल्यूम कंसर्न तो होगा, जिसका हमें मे बी वो अभी नहीं पता चले, बाद में पता चले, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे देखें तो आई मीन एटलीस्ट फेस्टिव बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन ऑल्सो मुझे लगता है कि स्टॉक्स वुड रिमेन इन फ्लेवर। और वैल्यूएशन की भी अगर बात करूं तो FY25 की अगर मैं वैल्यूएशन में देखूं तो 14 से 15 टाइम हीरो मोटर्स मुझे उतना एक्सपेंसिव नहीं लगता है। को एक्सपेंसिव नहीं लगे भले ही, लेकिन मुझे ये कि बाइक बड़ी एक्सपेंसिव लग रही है और ये बिकेगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमारे अभिषेक बाबू ने क्या किया कि पुरानी यादों के जो तार होते हैं ना, वो धीरे से हिला के रख दिए। काफी अजय, हमारे कॉलेज के टाइम में ना, मतलब कॉलेज के टाइम में ये बाइक सुपर हिट थी। सुपर हिट मतलब बड़े घर के, हम लोग तो मिडिल क्लास के बच्चे थे, बड़े घर के लड़के ना कॉलेज में ये बाइक लेके आते थे। उसको करिश्मा बोलते थे उस समय, करिश्मा नाम से करिश्मा है, लेकिन हमारे यूपी में तो आपको बताइए ये बात उतनी ही सच है अजय कि अच्छा इससे खूबसूरत बाइक ना उस समय नहीं थी और खूब तेज चलती। ये भी बात, उसके पहले अगर आपको याद हो एक CBZ करके बाइक लेके आए थे जी हाँ, वो बाइक। लेकिन हीरो ने जो फास्ट बाइक में काम किया है ना पिछले 10, 15, 20 सालों में, ये थोड़ा सा अपना डायरेक्शन कहीं से भूल गए थे, लेकिन इनका कोई मुकाबला नहीं है। और इसने वादा किया था सूद साहब ने 6 महीने पहले, जब हमने 2200 रुपये पे स्वदेश के सारे व्यूअर्स को कहा था कि भैया आप ले लीजिए जितना ले सकते हैं, इसने वादा किया था सूद साहब ने प्रमोशन के टाइम पे, जब वो चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर से CEO बने, कि इतनी बाइक लॉन्च करेंगे, झड़ी लगा देंगे नई लॉन्चेस भी कर ली हार्ले के साथ, क्या सुपर वॉक द टॉक हो रही है वहाँ। तो ये गाड़ी जो है मैं देखना चाहूँगा कैसी बन के आई है नई, बट महंगी रहेगी, ये सस्ती नहीं होगी, 2 लाख रुपए की है। अब हालांकि अजय आप लोग पैशन भी लेने जाएंगे ना तो आपको 90,000 रुपए की वही बाइक मिलती है। जी अब वो एवरेज हो गया, अब वो एवरेज हो गया। लेकिन मैं आपके लिए कुछ और बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स लेके आया हूँ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये शॉपर स्टॉप को लेके आई डायरेक्टर साहब। शॉपर स्टॉप में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। वो क्यों देखने को मिली है? क्योंकि उनके बड़े CEO, परसों हम ही लोग साथ में शो कर रहे थे ना अभिषेक, इनके बड़े CEO जिन्होंने बड़ा नाम किया वो छोड़ के चले गए जी। लेकिन आपने कहा था कि जो इनके नए जगह पे आ रहे हैं वो भी कोई बुरे लोग नहीं है, कविंद्र मिश्रा जी। हाँ, कविंद्र मिश्रा जी। तो मैंने कुछ बड़े शेयर होल्डर्स से बात की इस कंपनी के कल शाम को। उन्होंने कहा कि देखिए लीडरशिप छोड़िए, आप देखिए डेटा क्या है। इन्होंने 20 स्टोर पर क्वार्टर ऐड करने की गाइडेंस दी है। इन्होंने कहा जो नए मिश्रा जी आए उनसे उन्होंने की गाइडेंस पूरी बरकरार रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। इनफैक्ट 2 स्टोर लॉन्च भी कर रहे हैं। ये यार शॉपर स्टॉप को लेके आइए, 820 वाला 720 में मिल रहा है। वैशाली खरीदा जाए इसको या छोड़ दिया जाए? चार्ट भी देख रही हूँ, डेली चार्ट भी देख रही हूँ। डेली चार्ट भी एक अच्छे से सपोर्ट पे आ गया है और वीकली चार्ट इट्स ऑफ कोर्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो डैमेज टू द ट्रेंड। सो आई थिंक ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 680 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉपर स्टॉक्स के लिए ये व्यू, लेकिन खबरों के दम पर कहां पर आज एक्शन दिखेगा? एक्शन स्टॉक्स लेकर पूजा हमारे साथ हैं। पूजा बताइए। सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से शुरुआत करते हैं। काफ़ी समय से स्टॉक फोकस में है। आज भी रडार पर रखिए। अगस्त 2013 में बॉन्ड से जुटा है 1112 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी ने भुगतान कर लिया है और उनका कहना है कि अब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के फ्रंट पर भी देखेंगे तो वो एक पॉजिटिव फेज में कंपनी एंट्री लेने वाली है। तो आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर नज़र रखिए। वर्लपूल अभी फोकस में रहेगा। AGM के जरिए कुछ आउटकम आए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए और कंपनी का कहना है कि वो आगे मार्केट शेयर गेन
करने में और आने वाले समय में वॉल्यूम ग्रोथ में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। जोमेटो पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर टाइगर ग्लोबल ने अपना पूरी हिस्सेदारी बेच दी है 1.4% की, करीब 1124 करोड़ में। और सामने जो खरीदारों का नाम आया है उस सूची में सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, एक्सिस म्यूचुअल फंड, जिसे बायर्स का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर भी नज़र रखिए, स्टॉक में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। कंपनी यहाँ पर अट्रैको को एक्वायर करने की योजना बना रही है $5 बिलियन में, और जिसके जरिए कंपनी यूएस और यूरोप में जो अपनी प्रेजेंस है वो बढ़ाएगी। और आखिर में बात करते हैं एसजीवीएन की। कंपनी को आसाम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से करीब 1900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ एक अहम शेयर्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी सारे शेयर्स हम पता भी कर चुके हैं। अब हम थोड़ी देर पहले निकुंज डालवी हमारे साथ, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो जुड़े थे। उन्होंने आप पिरामिल पे बातचीत की, मार्केट पे बातचीत की, और उन्होंने ये भी बताया कि वेटेज वाले शेयर्स कैसे इस समय बाजार पे अपना दबाव बनाए हुए हैं। आइए सुन लेते हैं एक बार वो क्या कह रहे थे। तो एक मिडन ओवर होता है, हालांकि वनडे मैचेस में मिडन ओवर नहीं होता, टेस्ट मैचेस में मिडन ओवर होते थे। तो मेरे हिसाब से इस समय जो मार्केट का फेस चल रहा है एक मिडन ओवर वाला फेस चल रहा है। अब मिडन ओवर के अंदर आपको टिके रहना पड़ता है, मगर मिडन ओवर के अंदर जहाँ पर बॉलर बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ कर रहा है तो आपको टिके रहना पड़ता है। तो इस समय मार्केट में वह फेज है जहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको टिके रहना पड़ेगा। अब जहाँ पर आपने निफ्टी की बात करी तो देखिए जाहिर सी बात है कि निफ्टी गिर नहीं रहा है ज़्यादा और बढ़ नहीं रहा है ज़्यादा। तो जब गिरता नहीं है, जब बढ़ता नहीं है, तो मार्केट एक रेंज में आ जाता है। और रेंज के अंदर अब हम एक बड़ी रेंज की बात कर सकते हैं, डायरेक्शन के हम छोटी रेंज की बात कर सकते हैं। छोटी रेंज के अंदर 9,000, 19,300, 19,600 उसके अंदर निफ्टी घूम रहा है। मगर जो बड़ा ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड इस समय ये है कि निफ्टी रेंज में है, ज़्यादा गिरावट नहीं है, और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर T20 का गेम चल रहा है। द सरप्राइज फ्रॉम द एजीएम वाज देयर वाज नो सरप्राइज। मगर कुछ एजीएम के अंदर ऐसा अगर आप देखें तो एक जो सबसे बड़ा संकेत है वह यह है कि न्यू जनरेशन इज नाउ पार्ट ऑफ द बोर्ड। करेक्ट। और इससे बड़ा एंडोर्समेंट नहीं है मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि जिनका मानना था कि भाई अंबानी साहब के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की कमान कौन संभालेगा। नीता अंबानी जी ने स्टेप डाउन करा है। नई जनरेशन, तीनों सिबलिंग्स आर नाउ पार्ट ऑफ द part of the boards now, respective boards. So for me that is the biggest endorsement from a long term standpoint. मीडियम टर्म की बात करें, मीडियम टर्म के अंदर जियो, रिलायंस रिटेल अनलॉकिंग, उस पर एक प्रकार का जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था मिला नहीं। मगर एजीएम के पहले साहब आपको दो बड़ी खबरें मिली थी। जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग, आज भी भाव 200 रुपये है। एक साल पहले किसी को पता नहीं था 200 रुपये का आपको फ्री शेयर मिलेगा, फ्री में शेयर मिला है वो। और रिलायंस रिटेल की 3 साल पहले जो कोविड के बाद वैल्यूएशन 50 की 100 बिलियन हो गई है। तो अब रिलायंस के अगर शेयर होल्डर है तो आप देखिए आपका रिटेल बिजनेस $100 बिलियन की वैल्यूएशन पर कर गया और आपको 200 रुपये का शेयर मिल गया। तो सरप्राइज से पहले ही आ चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर आपको नोटिस कराते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, आपको याद होगा पिछले क्वार्टर खराब रिजल्ट के बाद भी मैनेजमेंट ने अपनी आगे आने वाली गाइडेंस बरकरार रखी थी। यूएस में और यूरोप में मंदी आने के बावजूद, कारोबार में नरमी के बावजूद उन्होंने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि अपना काम बढ़िया हो जाएगा। लेके आइए, प्री ओपन में आपको 4-5% ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि उसमें एक और ख़ास बात हुई है, कल शाम को गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडिया के अपैरल एक्सपोर्ट्स की दिग्गज कंपनी, हमारे साथ अब चंदन तापड़िया भी जुड़ रहे हैं और कुछ बोरा भी है, 6% ऊपर प्री ओपन में। कल उन्होंने एक छोटा सा एक्विजिशन किया है, लेकिन बाजार का ये मानना है कि ये एक्विजिशन उनको बड़े मार्केट्स का एक्सेस दे देगा। और धंधे में तो साहब सारा मार्केट का एक्सेस का ही गेम है। कुछ गुड मॉर्निंग चंदन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं आपकी कॉल्स भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के ऊपर राय बताइए। ऊपर से करेक्ट हुआ है थोड़ा, क्या ये एक ट्रेड का कैंडिडेट है या नहीं? कुछ जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल बिल्कुल है, क्योंकि पूरे अपैरल सेक्टर में हम काफी समय से एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे थे। अरविंद पे तो हमने 2 बार कॉल भी इशू किया था, दैट्स डन रादर वेल। गोकुलदास में आप देखें तो वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट आया था, हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े से फिजल आउट होते हुए नजर आए हैं, बट स्टॉक का जो मूव है ये ऊपर की तरफ है। अब 600-610 की जो रेंज है उसके ऊपर कल की क्लोजिंग मिली है। आज 650-660 के करीब की ओपनिंग दिखा रहा है। तो मैं कहूंगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो उसको आप राइड करके चले। 635-640 के जो जोन है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के
खुलने पे ये ओवरहीटिंग के पास चला जाएगा तो हो सकता है कि आप तुरंत बाय ना करें, थोड़ा डिप आने दे स्टॉक में फिर बाय करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। गोकुल दास पे ये सलाह रहेगी। चंदन, आप बताइए आपकी ट्रेडिंग आइडियाज इस समय किस तरह से नजर आ रहे हैं? आप लॉन्ग ज्यादा खेल रहे हैं, शॉर्ट या बैलेंस किया हुआ है? देखिए, मार्केट में आपको मिक्स सेटअप रखना पड़ेगा। मिक्स सेटअप इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे निफ्टी है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊपर के लेवल से प्रेशर दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा साइडलाइन हो रहा हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स पे फोकस किया जा रहा है। ओवरऑल देखिए, हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी है वहां पे मल्टीपल हर्डल्स है। सो स्टॉक वाइज में फोकस करूँ तो पहला ट्रेड हमारा रहेगा फेडरल बैंक। पॉजिटिव बाय साइड में दोनों स्टॉक्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ। फेडरल बैंक का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 2-3 दिन पहले एक ब्रेकआउट देके वापस इसको रीटेस्ट किया, तो इसलिए खरीदारी की सलाह रहेगी फेडरल बैंक में। 140 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में लगभग 152 तक के टारगेट होना चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा पीटीसी इंडिया। सेलेक्टिव पावर कंपनीज में काफी अच्छा मूव बन रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मंथली चार्ट पे मैं देखूं तो राउंडिंग फॉर्मेशन से और मल्टीपल वीक्स और मंथ्स का ब्रेकआउट यहाँ पे है। तो पीटीसी इंडिया दूसरा काउंटर रहेगा। 131 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 140 142 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, ठीक है। फेडरल बैंक भी आ गया और पीटीसी इंडिया भी आ गया। फेडरल बैंक ये दूसरी बार है, मतलब कपिल ने भी दिया था फेडरल बैंक और साथ ही चंदन भी दे रहे हैं। सुबह हमने भी आपको नोटिस कराया था फेडरल बैंक। ध्यान रखिएगा, इस शेयर पे अच्छा मूव दे सकता है शेयर। खुश, आपके ट्रेड कौन से हैं? डीपी मार्केट को ध्यान में रखते हुए मेरे जो 2 ट्रेड्स हैं दोनों ही लॉन्ग साइड पे हैं, लेकिन निफ्टी में हमने डेफिनेटली ट्रैक्शन देखा है एंड निफ्टी यहाँ से और 19400 450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट मुझे अगर लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस के पास है, तो शायद यहाँ पे म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने मिले कंपेयर टू निफ्टी। दैट्स द लाइकलीहुड। इसी के चलते मेरे जो 2 कॉल्स हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाहर के हैं। पीएफसी इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी देखा है, हालांकि कंसोलिडेशन हो रहा है अभी, बट दैट इज आल्सो विद अ पॉजिटिव बायस। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से 278 285 के टारगेट्स के लिए। 265 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज कोचिन शिपयार्ड। अब सारे ही शिपिंग रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, शिपयार्ड रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इनमें हमने अच्छा खासा एक जंप देखा है। इसमें भी मूव आया था, अब कंसोलिडेट कर रहा है, बट इस स्टॉक का ये नेचर रहा है कि बड़े ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करता है कुछ सेशंस के लिए और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देता है। तो अगले बड़े जो ब्रेकआउट है उसके पहले ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो आप कोचिंग शिपयार्ड बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से अगेन 865 880 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपका ये 835 का रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। कोचिन शिपयार्ड आ गया और साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी भी आ चुका है। पावर वाले स्टॉक्स में भी आज ज़्यादा कॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। शरद को अपने साथ जोड़ते हैं। क्या खबर है सेगमेंट, वो वेट कर रहा है आपका। जी बिल्कुल, ओबरॉय रियल्टी जो है फोकस में रहने वाले, और यहाँ पे जो है बज़ आ रही है स्ट्रीट में कि उनके जो पोखरान प्रोजेक्ट है थाने के रीजन में, वहाँ पे एक जो है उनकी लॉन्च ये पूरी प्रोजेक्ट हो सकती है ये अगले महीने यानी कि सितंबर में। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो पोखरान रोड है ये थाने रीजन की जो है प्रोजेक्ट है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो बड़ी एरिया है वहाँ पे आती है, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मोनेटाइजेशन जो है अगले 15 साल तक देखने मिल सकता है। शुरुआत में 5 स्टार्स पे काम होगा, जो रफली 1800 यूनिट्स जो है ओवरऑल ट्रांसलेट होती है, और उसी रीजन थाने रीजन में कोलशेट करके एक जगह है जहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट लॉन्चेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 क्वार्टर्स में। और अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक में लगभग 35% का उछाल जो है ऑलरेडी मार्च लो से देखने मिला है। लेकिन याद रखिए स्टॉक्स को जो ज़रूर फोकस में रखिए, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे करके प्री फेस्टिव सीज़न या फेस्टिव सीज़न के जो लॉन्चेस हैं वो धीरे धीरे जो है ऑफर्स आने लगेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च जो एक्सपेक्टेड है आपके गोरेगांव प्रोजेक्ट्स को लेके एलिजियन करके, वो भी आ सकती है अनाउंसमेंट। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो वित्त साल 2024 की बात करें तो जो कंपनी है एक्सपेक्ट कर रही है लगभग 12,000 करोड़ का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, यानी कि अगर सिंप्लीफाई करें तो ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ का जो है टोटल बुकिंग जो है कंपनी रजिस्टर कर सकती है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ओबरॉय रियल्टी फोकस में रहेगा। 1.5% की तेज़ी पर यहाँ पर शुरुआत हो सकती है, लेकिन बाजार की आज अच्छी शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। 19,374 पर निफ्टी करीब 57 अंकों पर, और सेंसेक्स की बात करें तो डबल सेंचुरी लगाकर आज सेंसेक्स खुलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक स्टॉक बाजार खुलने से पहले जरा आपसे फटाफट राय जाना चाहेंगे आपसे चंदन जी। BHEL कल 4% के आसपास की तेज़ी देखी, क्या आप यहाँ से भी तेज़ी देख रहे हैं? 110 रुपये के आसपास का शेयर है ये।
इफेक्ट यहाँ पे। और आप देखोगे 3 दिन के हल्के से डिक्लाइन के बाद जो कल रिकवरी हुई थी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है और हल्का सा डिक्लाइन खरीदारी में तब्दील हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह ही रहेगी। 106 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 115 117 तक के अपसाइड BHL में यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। और आप देखोगे सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, पावर कंपनीज पे यहाँ पे अट्रैक्शन मार्केट में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक से बारे में बातचीत कर लेते हैं। शिवालिक बायोमेटल एक स्टॉक है, उसे तुरंत लेके आए आप। उसमें अच्छी PMS बाइंग नजर आ रही है पिछले 3-4 दिनों से। आज भी 4 रुपये ऊपर 575, 1 महीने 1.5 महीने का ग्राफ लेके आए तो आपको पता चलेगा। और मैं जय पटेल से डिस्कस करना चाहूँगा। जय, 30 सेकंड में बताएं क्या टारगेट बन सकते हैं अगर मैं 3-4 महीने का व्यू लेके काम करूं इसमें। देखिए 500 के लेवल से रिकवर किया है। तो शिवालिक का थोड़ा मुझे जस्ट अ सेकंड चार्ट पुल आउट नहीं हो रहा। कैन यू जस्ट कीप बिकॉज कंप्यूटर। कोई बात नहीं। डिम्पी आप लेके चलें आगे और बताएं बाजार किस रुख आज ओपन हो रहा है। देखिए गिफ्ट निफ्टी के अंदर तो हम पहले से कह रहे थे, उससे ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी अलग तरीके से होगा। आज निफ्टी के फ्रीज लेवल आपको एक्साइटिंग दिख रहे होंगे। 300 के ऊपर कल की क्लोजिंग थी, आज अच्छी ओपनिंग आपको वापस से मिल रही है 68 पॉइंट ऊपर, और कोशिश करेगा 450 तक ड्रैग करके ले जाने की। इसके ऊपर फिर सोचेंगे। आज बढ़ने वाले शेयर्स में वैसे एथिकली देखा जाए तो एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको 1% से ऊपर दिखे। फिर भी टाटा स्टील, HDFC बैंक, JSW स्टील, UPL जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, ये कुछ एक शेयर्स आपको दिख सकते हैं शुरुआत में पॉजिटिव। आज एडवांस डिक्लाइन अच्छा दिखेगा। 1314 शेयर एडवांसेस के अंदर होंगे। .1300 ही नंबर आया और 19,362 के ऊपर आज पहला टिक हमको देखने को मिला है। सिर्फ पहले 5 मिनट और वेट कीजिएगा। मार्केट आपको मौका देगा एंटर करने का। एक गैप के साथ नहीं लेके जाएगा, ये लोगों को भर के लेके जाएगा। और साथ ही साथ में फिर हो सकता है आपको 400 सवा 400 तक लेके चला जाए, जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स भी आपको आज टारगेट दे रहे थे। बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है, 130 पॉइंट ऊपर है और उसने 44,500 को गैप के साथ पार किया। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस खड़ी है 44,500 वाली, वो अब ट्रैप हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगे बाहर, मार्केट इसको गिरने नहीं देगा। आइए फटाफट से चेक कर लेते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं जो अब लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। UPL 1% ऊपर है। हमने आपको UPL इसलिए नहीं नोटिस कराया था कि ये बहुत तेजी से टूटा हुआ था, इसलिए नोटिस कराया था कि बहुत तेजी से टूटने के बाद ये चलने की तैयारी कर रहा था। इसके कल पहले सिग्नल मिले थे। 3-4 बड़े शेयर भी दिखा दीजिए। फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा ITC, माफ कीजिए इन्फोसिस, और चौथा TCS। इन चारों शेयरों को रूटीन में पहले दिखा दीजिएगा ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि बड़े शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या बन रही है। हीरो मोटोकॉर्प भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, करीब 0.25% ये ऊपर आ चुका है। इसके अलावा JSW स्टील, टेक महिंद्रा, साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट। आज सीमेंट कंपनीज पे भी ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रोल ओवर का नंबर थोड़ा ठीक है, एक्साइटिंग नंबर्स आ रहे हैं रोल ओवर के हिसाब से। तो सीमेंट कंपनीज पे भी आप नोटिस कर सकते हैं। ICICI बैंक भी आज शुरुआत में करीब 0.5% ऊपर हो चुका है। कमजोर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज कमजोर है, डॉक्टर रेड्डीज कमजोर है, जियो फाइनेंशियल के अंदर आज फिर से 0.5% की कमजोरी है, एक्सिस बैंक कमजोर है, टाटा कंज्यूमर कमजोर है। जो कंजम्पशन वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को लेकर अभी भी थोड़ा समय निकालना चाहता है। और FMCG का रोल ओवर भी एक्साइटिंग नहीं है, नेगेटिव रोल ओवर है इनफैक्ट मैं बोलूंगा। इसलिए FMCG वाले शेयर से थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। नेक्स्ट 50 पे आते हैं, जो 50 शेयर निफ्टी से इतर हैं। उसके अलावा उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खरीदारी है। जिंदल स्टील, कोलपाल, डी मार्ट, इन सभी शेयर्स के अंदर दिखेगी। इंडस बैंक भी उसमें से एक है। तो ये एक शेयर्स है जिनमें शुरुआती बढ़त करीब 1% की आसपास की बनी है। और जो कमज़ोर शेयर हैं उसमें डाबर, HDFC, AMC, ये कुछ एक शेयर हैं जो आपको कमज़ोरी दिखाएंगे। 40 पॉइंट की बढ़त है, ध्यान दिया होगा आपने। 60 पॉइंट के आसपास हम निफ्टी खुला था, हमने कहा निफ्टी एक मौका देगा आपको अंदर आने का। 1500 शेयर एडवांसेस के अंदर ऑलरेडी अभी आपके चल रहे हैं। स्ट्रेंथ अच्छी है निफ्टी के पास, बस मौके की वेट कीजिएगा। एक और बात, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट कमाने की लालच रखिएगा भी नहीं, क्योंकि छोटे प्रॉफिट से ही काम बन जाएगा। एक बार अब जरा हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। UPL अव्वल नंबर पे आपको दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। पावर ग्रिड के अंदर दम काफ़ी अच्छा डेरिवेटिव्स का। ये सिप्ला भी आज करीब 0.5% ऊपर है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ल्यूपिन और सन फार्मा भी आएंगे सामने, लेकिन अभी उनकी लीडरशिप उतनी है नहीं। जो कमज़ोर हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, और अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी आज 0.5% से ज़्यादा का नुकसान है। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है और साथ ही एक्सपर्ट्स क्या आपको ट्रेड दे रहे हैं, ये आपको अभिषेक बता रहे हैं।
तो बाजार ने एक सधी हुई शुरुआत की है। 1% की तेजी अगर हम बात करें तो सिर्फ यूपीएल में निफ्टी के शेयरों में, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर है। और हम चर्चा कर रहे थे अपैरल या फिर टेक्सटाइल शेयरों की। गोकुलदास एक्सपोर्ट 6-6.5% की तेजी दिखा रहा है ये शेयर। इसके अलावा सतलज टेक्सटाइल्स में 5.5% के आसपास की तेजी है। लगातार हम तेजी देख रहे हैं रेलवे वाले स्टॉक्स में। तो जुपिटर वैगन आज फिर से 5% के अपर सर्किट पर शुरुआत में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पावर और पावर यूटिलिटीज में लगातार एक्शन बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि शेयर जो है एचपीएल इलेक्ट्रिक हो या फिर जीएनएस पावर जैसे शेयर हो, ये शेयर लगातार चल रहे हैं। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि अगर हम बड़े शेयरों की बात कर लें तो आप आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड मुख्य शेयर में भी आज आपको तेजी दिख रही होगी। इसके अलावा अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो प्रेसिजन कैम्पशाफ्ट 4.5% की तेजी यहाँ पर हमें दिख रही है। इसके अलावा पैकेजिंग क्षेत्र की बात करें तो हुतामाकी इंडिया 3.5% की तेजी इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। अगर हम सेक्टर वाइज नजर डालेंगे तो ऑटो और ऑटो इंसिलरीज वहां पर आपको एक्शन दिखेगा। जेबीएम ऑटो करीब 2.5% की तेजी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बेयरिंग वाले शेयरों की बात करें, एनआरबी बेयरिंग करीब 2% की तेजी यहां पर है। सुब्रोस मेटलिस्ट फोर्जिंग, तो यहां पर हम तेजी इस स्पेस में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और पावर की अगर बात करें तो सुजलॉन एनर्जी 20 रुपए के जब से पार निकला है तब से हम देख रहे हैं कि वहां पर एक्शन बना हुआ है। आज फिर से करीब 3-3.5% की तेजी पर इस शेयर ने शुरुआत अपनी की है। इसके अलावा GTND एक और शेयर है जो हम आपको हाईलाइट करवाना चाहेंगे। 2.5% की तेजी यहां पर है। चुनिंदा बाइंग हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर वाले शेयरों में दिख रही है। GSFC या फिर फैक्ट के शेयर में, इन तमाम शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं। और कुछ बाइंग हम ये कह सकते हैं कि टाइल्स वाले शेयर, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर एशियन ग्रेनिटो का शेयर था, वहां पर 1.5-2% के आसपास की तेजी है। निटको टाइल्स में हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी के साथ वहां भी कारोबार आज होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स इंडिया छोटे मझोले शेयरों में यहां पर काफी लंबी हमने तेजी देखी थी। ये शेयर है करीब 3-3.25% की कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जिसमें कि ब्लॉक डील की खबर है, प्रमोटर करीब 1% की अपनी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। 2.5% की कमजोरी हम इस शेयर में देख रहे हैं। तो बाजार का ये हाल रहा। लेकिन अब अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और उनसे ये समझेंगे कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत करेंगे चंदन से। चंदन जी बताइए, क्या है आपके ओपनिंग ट्रेड्स? बिल्कुल, हमने पीटीसी की बात की तो वो एक ट्रेड रहेगा जहां पे बुलिश स्टेंस रहेगा। लगभग 2% की बढ़त हुई है, बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ का आप ब्रेक कर सकते हो। 132-50 के आसपास का सपोर्ट है, अपसाइड के टारगेट इंटेक्ट है। और नए ट्रेड सेटअप की आप बात करें हो तो मैं रेलवे काउंटर पे फोकस करूंगा। रेलवे स्टॉक्स कंपैरेटिवली अच्छा कर रहे हैं। और स्पेशली आप एफएनओ में देखो तो एक रेलवे काउंटर IRCTC, नॉन एफएनओ में देखो तो काफी स्टॉक्स है इंक्लूडिंग टेक्स रेल नोट। तो IRCTC पे मैं फोकस कर लेता हूँ विद द व्यू कि यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। हल्का सा कोई डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 675-80 के बीच में ले, 660 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 715-720 के टारगेट। तो मेरा पूरा फोकस रेलवे काउंटर पे है। IRCTC हो और इरकॉन हो, टेक्स रेल हो। इरकॉन पे भी मैं करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह देना चाहता हूँ। 111.50 के स्टॉप लॉस से ले, 120 रुपए के टारगेट आपको इरकॉन में बनने चाहिए। हो गए चंदन की ओपनिंग ट्रेड। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? अगर हम देखें तो मार्केट में ब्रॉडर तेजी कंटिन्यू है, तो पीवीआर के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। पीवीआर में कहीं ना कहीं 1740-1730 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर एक गैप अप हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव जोन के अंदर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सो पीवीआर को भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1720 के हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे। और जिस तरह के टारगेट दिख रहे हैं, 1800 के ऊपर के टारगेट आ सकते हैं 1-2 दिन में। तो डेफिनेटली पीवीआर हमारा आज का ओपनिंग ट्रेड रहेगा। ठीक है, पीवीआर आपका ओपनिंग ट्रेड। कपिल शाह, आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? यहाँ पे मैं एक मेटल स्टॉक में मुझे थोड़ा सा ट्रैक्शन देख रहा हूँ। और हालांकि उसमें जो नॉन फेरस स्टॉक्स है और उसमें हिंद कॉपर का एक स्टॉक है, तो वहां पे एक काफी अच्छी डिक्लाइनिंग मोमेंटम पिछले दिनों में देखने मिली थी। 135 का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल था, वहां से राइज कर रहा है। और पिछले 4-5 दिनों का हाई यहाँ पे क्रॉस होते हुए देखने मिल रहा है। स्टॉक अभी 151 के लेवल पे चल रहा है। तो 148 का यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, जो 2 दिन का लो लेवल रहा हुआ है। और ऊपर में जो इसके इमीडिएट टारगेट्स मुझे देखने मिल रहे हैं वो कहाँ पे 158 तक के आ सकते हैं। तो स्टॉक हिंद कॉपर में एक बाय का व्यू रहेगा। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? कुछ ओपनिंग ट्रेड का समय हो गया है। तो अजय, आज का ओपनिंग ट्रेड तो उसके पहले कल के ओपनिंग ट्रेड की बात कर रहे हैं। GMDC आपको ध्यान होगा हमने डिस्कस किया था
मॉडेस्ट टारगेट्स ऑफ 235 एंड 240, जब स्टॉक 230 चल रहा था, कल का हाई 265 है। आज भी एक अच्छे डिप के बाद स्टॉक ने वापस रिबाउंड दिया है, तो किसी की पोजीशन रही हो तो मैं सजेस्ट करूंगा इसे बिल्कुल राइड करें। कल के जो 265 के हाईज हैं ये फिर से आपको यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, तो जीएमडीसी फिर से अपने रेडार पे रखें। हालांकि आज के लिए मैं एक फ्रेश स्टॉक सजेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज ज्योति लैब्स। स्टॉक में एक हल्की सी बढ़त देखने मिल रही है, पिछले 4 से 5 सेशन में कंसोलिडेशन है विद अ पॉजिटिव बायस, तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव व्यू बना के चलें। 340 और 355 के जो दो टारगेट्स हैं इनके लिए आप इसको 355 और 365 के जो दो टारगेट्स हैं इनके लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लेके चलिए 330 का, तो ज्योति लैब्स आज के लिए ओपनिंग ट्रेड रहेगा। ज्योति लैब्स में बहुत शानदार काम हो रहा है इस समय, ये बात तो सही है। जय, ये बताइए कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इनफैक्ट ये भी हमने अपने कुछ के साथ ही डिस्कस किया था, 10% ऊपर गोकुलदास एक्सपोर्ट, अगर हाथ आ गया प्री ओपन में तो क्या करना चाहिए? जय, आप ही बता दीजिए। अभी होल्ड करना चाहिए मुझे ज्यादा, अभी भी एक और मोमेंटम मूव लग रहा है ये स्टॉक पर। ये अराउंड मुझे लग रहा है 690 के अराउंड ये स्टॉक जा सकता है, तो अभी भी जिसके पास है होल्ड कर सकते हैं, अभी भी अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक में, तो प्लीज होल्ड करिए ये स्टॉक। और इवन बहुत सारे अभी ऑप्शंस, अभी आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे मोमेंटम स्टॉक्स काफी है, तो वहां पर भी एक नजर होनी चाहिए। जैसे लक्ष्मी केमिकल्स, केमिकल थीम आज की थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो लक्ष्मी केमिकल पर भी बाय की नजर होनी चाहिए। ब्रेकआउट ये स्टॉक ने अच्छा खासा दिया हुआ है, तो वहां पर जस्ट सेकंड, तो 294 के अराउंड अभी भाव चल रहा है, इसका अराउंड 3110 का टारगेट हम रख सकते हैं ये स्टॉक में। काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है वीकली चार्ट पर, तो यहाँ पर एक नजर होनी चाहिए लक्ष्मी केमिकल। लास्ट वीक में भी 12% बढ़ा, अभी भी और एक 5-6% का मूव मिल सकता है ये स्टॉक में, तो लक्ष्मी केमिकल नजर में होना चाहिए। ठीक है, एक सुबह ठीक ठाक ओपनिंग करने के बाद मार्केट अभी थोड़ा रुक सा गया है, जैसे हमने कहा कि थोड़ा डाइजेस्ट करेगा और मौका भी देगा आपको। निफ्टी एक बार चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 32-33 पॉइंट की बढ़त है, पहला टिक आया था 60 पॉइंट का, ये रुक गया बाजार वाला है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा एकदम से कूद के आना नहीं है। एक शेयर मेरे लिस्ट में ना शुरुआत में आ गया है जय, वो ना आपको देखना होगा क्योंकि ब्रेकआउट का कैंडिडेट और कैश का शेयर है। मैं अमूमन कैश के शेयर्स को थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन उसके वॉल्यूम ने मेरे को अट्रैक्ट किया है, वो है सुबेक्स। 20 लाख शेयर शुरुआत में किसी ने भर लिए हैं, अभी मार्केट को खुले सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, 20 लाख शेयर और 4% के आसपास ये शेयर ऊपर आ चुका है। ऐसा क्या हो रहा है? मैंने इसका चेक किया तो 20% का इसका सर्किट है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये वॉल्यूम चलता रहा तो इसको 20% पे भी ले जाएगा आज ही आज में। तो एब्सोल्युटली डिम्पी जी, थोड़ा मैं वीकली एंड मंथली चार्ट पर ये स्टॉक के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि मंथली चार्ट पर हम देखें तो कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग था अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज के, वहां पर जो 30 के अराउंड चल रहा था उसके ऊपर ब्रेकआउट आया, 5 रुपया ऊपर है, मंथली 10% रिटर्न दिया, और ये मूव के लिए हम अराउंड 45 तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी भी 10 रुपए का थोड़ा मेरा एम्बिशियस टारगेट है, बट अभी भी 10 रुपए का यहाँ पर टारगेट जो 30% जितना हो सकता है यहाँ से, तो वहां पर 200 दिन की मूविंग एवरेज जा रही है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अपमूव बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अगर आपको ट्रेड करना हो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो अराउंड 31.5 के, और ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी काफी बढ़िया स्टॉक है। वीकली चार्ट पर भी यहाँ पर हम देखें तो इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है बहुत टाइम से, ये अराउंड हम एग्जैक्टली बात करें तो मार्च के अभी से मार्च तक कंसोलिडेट हो रहा था एक रेंज में, उसके ऊपर ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वॉल्यूम लेड है, आरएसआई मिड रेंज में, तो मुझे अभी भी एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक में अपमूव अच्छा खासा आ सकता है, तो टारगेट्स 45 के रख के चल सकते हो। थोड़ा होराइजन लंबा हो सकता है अराउंड 1 महीने तक का, बट 30% रिटर्न 1 महीने में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, कल 1010 के भाव पे था टाटा केमिकल। चंदन सर, ये सवाल आपसे है, आज हो गया ये 1060, 2 दिन के अंदर करीब 50 रुपए का मूव दे चुका है टाटा केमिकल्स। हमने इसी पटल पे आपको नोटिस करवाया था कि रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेहतरीन है इसके अंदर। चंदन सर, मेरा काम हो गया 50 रुपए प्रॉफिट बुक करके, ऑल्दो ये और भी चल सकता है, जरा आप गाइड कर दीजिएगा कितना और चल सकता है। क्या किसी को 50-60 रुपए बुक करके एक दूसरा शेयर मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, आप डेरिवेटिव इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा रोल ओवर कम है उसके अंदर, वो है गेल। क्या टाटा केमिकल्स का प्रॉफिट बुक करें और गेल में शिफ्ट हो जाएं?
बिल्कुल किया जा सकता है। और देखें, काफी दिनों के बाद में केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मूवमेंट हुआ है। ये सारे के सारे स्टॉक बीट एंड डाउन थे, मूवमेंट नहीं आ रहा था, और आज काफी दिनों के बाद में मोमेंटम आ रहा है। तो लगभग 2 दिनों में आप देखें तो 6-7% का मूवमेंट आया, बुक करना चाहिए। इमीडिएट जो हर्डल है वो 1080 के आसपास है, तो थोड़ा सा भी कोई और स्विंग आए तो एग्जिट कर लीजिए। और गेल पे शिफ्ट हुआ जा सकता है, क्योंकि हम कंपैरेटिवली सिलेक्टिव पावर, एनर्जी, गैस स्टॉक्स पे पॉजिटिव रख रहे हैं, तो गेल पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह बन सकती है। गेल का प्राइस पैटर्न देखें तो वीकली चार्ट में लास्ट वीक के हायर लेवल पे ये फॉलो अप आने का तैयारी हो रहा है। 115 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 121-122 तक के स्विंग के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पीआई इंडस्ट्री जो सेक्टर लीडर है वो भी 2% ऊपर डेज हाई की तरफ आता हो जा रहा है। यूपीएल अब 2% हो गया है। और टाटा केमिकल में सबसे बड़ा ट्रिगर जो उसको मदद करता हुआ नजर आ रहा है वो है सोडा ऐश की कीमतें। चाइना में सोडा ऐश की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब जब चाइना में सोडा ऐश की कीमतें बढ़ती हैं तो टाटा केमिकल को फ़ायदा होता है। ये बहुत सिंपल सा रूल है कई सालों से, तो इस पर नज़र बना के रखिए। आज ऑफकोर्स थोड़ा ब्रॉड बेस्ड हो रहा है केमिकल का मूव, ये शानदार बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ही जरा इन्फोसिस पर नज़र डालिए। मीठे मीठे चलते चलते इन्फोसिस 1220 के करीब आ गया है। इनफैक्ट एग्जैक्टली 1220 पे है, 5 रुपये आज भी ऊपर है। और अगर देखा जाए पिछले रिजल्ट और जो अब आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो 1500 रुपये के भाव पे आ जाए, सारी नेगेटिव प्राइस हो। जरा बताइए इसका एक महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। ये देखिए, एक महीने में 80 रुपये चला है, मीठे मीठे। लग रहा है 1500 की तरफ जाएगा ये। बिल्कुल अजय, देयर इज अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी कि ये आपको 1500 और उसके ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने में। और देखिए रीजन बहुत सिंपल है, आई माइट साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, बट मैं यही चीज कहते आया हूँ जब से रिजल्ट आया था कि जो नेगेटिव्स थे सारे रिजल्ट वाले दिन ही फैक्टर हो गए। और वो दिन है और आज का दिन है जहां 1300 के करीब का लो बनाया था स्टॉक ने, और आज मैं देखूं तो 1420, तो करीब 120 रुपए की ऑलरेडी मूव स्टेडीली यहाँ पे आ गई है। अब एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 1427 1430 के जो जोन्स हैं 200 डे मूविंग एवरेज का, इसलिए आप स्टॉक को थोड़ा सा फ्लैटन आउट होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखूं, जहां मार्केट्स आपके थोड़े से नीचे ही स्लिप हुए हैं, स्टॉक पॉजिटिव बायस के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है, विच मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो मार्केट में थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आती है तो यहाँ से आप स्टॉक्स को ऊपर मूव होते हुए देखेंगे। हालांकि बिजनेसेस अलग हैं, लेकिन अगर मैं एक पैरेलल दूं तो नैस्डैक में भी हम एक अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। तो मान लीजिए कहीं से ग्लोबल आईटी पुश का भी रब ऑफ मिले इनको, तो ये जो हर्डल है 1430 वाला, ये भी बहुत इजीली क्रॉस हो जाएगा। वंस दैट हैपेंस, आई थिंक 1455 और 1500 के टारगेट्स विल कम इनटू प्ले। तो किसी का पेशेंट ट्रेडिंग स्टाइल हो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको होल्ड कर सके, तो इन्फोसिस डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। यहां से जो आपका स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 1380 के करीब का होगा। ये तो हो गया आपका इन्फोसिस का। एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है सिरमा एसजीएस। जी हाँ, सिरमा एसजीएस में भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी दिखी है। इसका 3 महीने का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, तो आपको मालूम चलेगा। इस समय ऑफकोर्स 560 पे है, 3 महीने में ये 384 वाला 560 की तरफ आया है, लेकिन बल्क ऑफ द गेंस वो मोटा ब्रेकआउट 1-1.5 महीने में ही आया है। जय पटेल, सिरमा एसजीएस को देख के बताइए जरा क्या डायरेक्शन ले सकता है ये। सिरमा एसजीएस की बात करें तो पहले थोड़ा चार्ट छोटा है यहाँ पर, बट ओवरऑल वीकली एंड डेली चार्ट पर मुझे लग रहा है ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया है। पिछले कुछ समय से अराउंड 2023 के जुलाई से 2 बार डबल जो टॉप बनाया था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है 512 के ऊपर, और अभी भी सस्टेन कर रहा है। प्रीवियस कैंडल जो है उसके अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे अभी भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा। ये स्टॉक पर पोजीशन कैरी कर सकते हो। जस्ट स्टॉप लॉस अराउंड 545 का लगाना होगा, उसके ऊपर होल्ड कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा। वीकली चार्ट पर एक कैंडल अच्छी बन रही है, जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न थी उसके ऊपर और एक कैंडल ग्रीन वाली स्ट्रॉन्ग वाली वॉल्यूम के साथ बन रही है, तो ये स्टॉक पर होल्ड कर सकते हो बिल्कुल। और आगे के लेवल्स की बात करें तो अराउंड 590 तक के मुझे एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक पर लेवल्स आ सकते हैं, तो 545 के लेवल के साथ स्टॉप लॉस होल्ड करके चल सकते हैं। 2 शेयर और आपको नोटिस कराने, एक तो लोढ़ा और दूसरा डीएलएफ। ये रियल एस्टेट काउंटर ना मार्केट के बुल रन में, यानी कि जब बाजार थोड़ा चलता है, थोड़ा भी पुल बैक करेगा ना, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखो लोढ़ा के अंदर आज 4% की मजबूती, डीएलएफ कल भी चला, आज भी चल रहा है। तो ये रियल एस्टेट के जो सिलेक्टेड काउंटर्स हैं ना, जहाँ पे बैलेंस शीट्स अच्छी है
और काम अच्छा करती हैं मैनेजमेंट्स, वहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखें, इसमें अभी अनलॉक होना बाकी है। एक शेयर मेरे लिस्ट में भी और भी आ रहा है जिस पे मैं एक व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ, वो इमामी। ये लीक से हटकर ऊपर आ रहा है 3%। ज़्यादातर कंजम्पशन जिसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर लगेगा वो नीचे है, लेकिन इमामी 3% ऊपर है। चंदन सर एक बार चेक करेंगे, कैश का शेयर है इमामी लिमिटेड, 3% ऊपर है। बिल्कुल, इमामी की बात करें तो ये स्टॉक कंपैरेटिवली होल्ड कर रहा है। आप इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स देखें उनमें कंपैरेटिवली यहाँ पे स्ट्रेंथ है। पिछले 4-5 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछले लगभग 10-12 दिनों से कंसोलिडेशन बन रहा है, बट उस कंसोलिडेशन में इमीडिएट सपोर्ट जो 508-10 के आसपास है वो तोड़ नहीं रहा है। तो हायर बेस बन रहे हैं, 515 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 555 तक के स्विंग्स बनने चाहिए यहाँ पे। एक एक करके ना आपको इंडिया बुल्स के अमूमन वैसे तो 2 ही शेयर पे ज़्यादा काम होता है, एक तो रियल एस्टेट है और इसका हाउसिंग फाइनेंस है। हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छा चल चुका है, रियल एस्टेट ने कल स्पीड पकड़ी थी 3%, आज भी अच्छा चल रहा है। एक बार इंडिया बुल रियल एस्टेट भी दिखाइएगा एक बार ज़रा। अब हाउसिंग फाइनेंस का काम हो गया, ये बहुत गर्म हो चुका था तो अभी ये थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर जो सेकेंड डे है करीब 6% होगा टोटल। आप एक हफ्ते का चार्ट दिखा सकते हैं रियल एस्टेट का, एक वीक का चार्ट दिखाइएगा। और ये सवाल मेरे को लेना है किरण से। किरण एक बार ज़रा आप इसको देख के बताइए, एक हफ्ते के अंदर करीब 21% है, 2 दिन के अंदर इंडिया बुल्स का भी 21% है, तो परसेंटेज के हिसाब से अभी रुक जाएगा कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी, या फिर अभी और चलेगा? सो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो जिस तरह के डेली चार्ट्स हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक मेजर ब्रेकआउट के आसपास चल रहा है, और लास्ट 4 दिन से जिस तरह से वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि स्टॉक रुकना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है, और कहीं ना कहीं 75 का एक पीक रेजिस्टेंस था उसको बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। तो जब तक 75 होल्ड है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 84 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अभी भी 84 के टारगेट के लिए कोई भी डिप आता है 74 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आईबी रियल एस्टेट बाय करना चाहिए। गुजरात फ्लोरो को लेके आइए डॉक्टर साहब। केमिकल्स की तरफ नजर जा ही रही है ऑब्वियसली, क्योंकि चलना शुरू हो गए। हमने सबसे पहले 1 महीने पहले यहाँ ईटेनो स्वदेश पे आपको एक नहीं 2 स्पेशल डिस्कशन सुनवाए थे, और पिछले हफ्ते ही अजय जोशी भी आके गए थे कि क्यों केमिकल्स को अब आपको देखना चाहिए। हर स्टॉक के पीछे एक कारण होता है, भले ही आपको पता ना उस समय, लेकिन कारण जरूर है, बाद में कारण बाहर आता है। इंडिया बुल रियल एस्टेट में देखिए नए CEO ने ज्वाइन किया कल शाम को, और ये खबर बाजार में आई, स्टॉक चलना शुरू हो गया। गुजरात फ्लोरो में आज एक इन्वेस्टेक का नोट आया है 3500 करीब टारगेट देता हुआ। 2940 पे है स्टॉक, लेकिन अगर आप 3 महीने में देखेंगे तो 2600-2700 से बहुत धीरे धीरे एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ तरफ गुजरात फ्लोरो के चार्ट को चेक करिए हमारे लिए। बहुत ही क्लियर इसमें अप ट्रेंड है, एंड यू आर राइट, ये 2600-2700 के जो लेवल्स थे यहाँ से जो स्टॉक ने टर्न अराउंड दिया है बहुत ही पॉजिटिव है। रब ऑफ भी इसको मिल रहा है जो बाकी सेक्टर में स्टॉक्स का मूव हो रहा है उससे। एक माइनर सा रेजिस्टेंस है 3000 के करीब, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटन आउट होते हुए देखें, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखें, बट एज आई सेड इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जोन। तो इसको क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे 3200 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी ने अब तक इसमें पोजीशन ना ली हो तो एक अच्छा समय है एंटर करने के लिए। हल्का सा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी अपटिक है, तो यहाँ पे आप 2880 के स्टॉप लॉस से एंटर करें। 3050 एंड 3200 के जो 2 टारगेट्स हैं इनके लिए थोड़ा सा पोजिशनल बेट है, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम, बट अच्छा एक स्टेडी अप रन इसमें देखने मिल रहा है टू अबाउट 3200 के जो लेवल्स है यहाँ तक का। सीमेंट की डिम्पी ने बात की, मैं आपसे एक सीमेंट स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, वो है अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स ये जो जब से अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया है तो वो हो गया है अदानी सीमेंट्स का पार्ट। अदानी सीमेंट्स ने कल शाम को कमेंट्री दी है कि भयंकर तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने पे ही फोकस रहेगा। स्टॉक 440 के लेवल्स के करीब आ गया है, इससे थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, और नीचे से 420 से थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बट उतना नहीं चला जितना बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक चले। जय जरा देखिए इसकी तरफ, अदानी सीमेंट्स की तरफ, क्या इसमें एक ट्रेड बन सकता है पोजिशनल? तो अभी ये महीने में 2 बार इसने बॉटम बनाया, अराउंड 434 के अराउंड लेवल्स का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है मुझे। तो ये 434 के लेवल्स जब तक है तब तक प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बट ओवरऑल मुझे अपसाइड भी ज्यादा ये स्टॉक में अभी नहीं दिख रही, बिकॉज
इवन आप वीकली चार्ट और इवन मंथली चार्ट पर भी देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है। वीकली चार्ट पर 1% का अपमूव दिखा है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में, साइडवेज मूवमेंट में, तो अभी मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अगर सीमेंट स्पेस में किसी को ट्रेड करना है तो इंडिया सीमेंट्स अच्छी बेट रहेगी। अंबुजा सीमेंट्स को अभी थोड़ा टाइम छोड़ देना चाहिए। उसके बाद वापिस से जब बज आएगा, अच्छा ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद हम वहां पर देख सकें। एक ज़माना था जब भारतीय एयरटेल गिरता था तो फिर आइडिया चलने लगता था, फिर कभी आइडिया गिरता था तो भारतीय एयरटेल चलने लगता था। इन दोनों के साथ में ऐसे ट्रेड होता था। आजकल कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज फाइनेंस के अंदर। हालांकि ये पहले कॉन्ट्रा चल रहे थे लेकिन अब ये ठीक चल रहे हैं। अब ये दोनों के अंदर दम है। बजाज फाइनेंस की कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज ओपनिंग अच्छी है। जियो फाइनेंस भी कल ज़्यादा नहीं टूटा और इसकी भी कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग अच्छी है। दोनों अपने अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर रहे हैं बिजनेस के हिसाब से। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप निफ्टी को वापस से चेक करेंगे ना, आपको 3-4 चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। निफ्टी अब 40 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ये 40 पॉइंट के अंदर भी 20 पॉइंट पहले, थोड़ी देर पहले नीचे था। आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस 300 वाला लगा के रखिएगा। जिनको ट्रेड लेने होंगे अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के, और एक मोमेंटम मिलने के चांसेस हैं। शायद आईटी, जो भी थोड़ी देर पहले अजय भी आपको नोटिस करवा रहे थे इन्फोसिस कि वो मीठे मीठे से चल गया है, आईटी और बैंकिंग का कॉम्बो आज शायद काम कर जाए। एक और चीज़ मेरे को नोटिस करानी, एडवांस डिक्लाइन एक बार जरा जल्दी से आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं एडवांस डिक्लाइन को। डेरिवेटिव हफ्ते का वीक है, इसमें इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन जरूर देखना चाहिए और ज़्यादा क्लोजली देखना चाहिए। आपको सूदिंग पिक्चर दिखेगी। आप देखिए जो डिक्लाइंस है ना वो कोसों पीछे हैं। अगर एक कवर करने पे भी आया ना तो शायद 19,300 को नहीं ब्रेक कर पाएंगे। और डेरिवेटिव वाला एफ&ओ पार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए पोजीशंस काफ़ी हद तक रोल होना बाकी थी, रोल ओवर के नंबर कम थे। ये हमने आपको नोटिस करवाया था सुबह सुबह ही। इसलिए ना शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर कूद कूद के आएगी। 50 पॉइंट हो चुका है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अब 105 पॉइंट हो गए। इसलिए शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट जम के पकड़ो आप। इसी कैंडिडेट में मेरे पास एक लिस्ट में और शेयर है, वो शेयर होगा आईसीआईसीआई बैंक। एक बार चंदन सर, आईसीआईसीआई बैंक आप चेक करोगे क्या? जी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों होल्ड कर रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक एक इमीडिएट हर्डल है, उसको 4-5 दिनों से वहां पे होल्ड नहीं कर पा रहे, बार बार उस लेवल पे आते हैं और अटक जाता है। ये 975 से 980 का जोन है, तो अभी एग्जैक्टली 975 के आसपास चल रहा है। हल्का सा फॉलोअप चाहिए। टेक्निकली देखें तो राउंडिंग फॉर्मेशन जैसा पैटर्न बन रहा है। वीकली चार्ट में भी अपने आप को होल्ड करे तो हल्का सा फॉलोअप चाहिए। यहाँ पे प्रीएम्प्ट भी किया जा सकता है। 960 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, तो 980 के ऊपर होल्ड करते ले। 960 का सपोर्ट 1020 1022 तक के लेवल आपको मिलने चाहिए। कुछ एक स्टॉक हम आपको लगातार बता रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस के सौदे मिस करने का समय नहीं है। आपको कई बार 10 दिन में 1 दिन का मौका मिलता है, वो कुछ कुछ आज लग रहा है ऐसा। सोनी पटनायक को अपने साथ जोड़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। सोनी जी नमस्ते, बताइए ऑप्शंस का चैंपियन। जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आज जो ऑप्शंस के चैंपियन में हम एक स्टॉक पिक करेंगे, वो बाई के साथ रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 600 की कॉल सितंबर सीरीज की आपको बाई करनी है। ये अभी करंटली चल रहा है 6 रुपए के करीब, तो आप इसको 5 और 6 के रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1 रुपए का, क्योंकि ये हार्डली 6 रुपए में अभी चल रहा है। और टारगेट जो रहेगा, पहला आप देख सकते हैं इसका टारगेट, दूसरा 15 का टारगेट रहेगा। लॉट साइज इसका सिर्फ 1500 रुपए है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में थोड़े रोल ओवर्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं और ये 2 दिन से अगर हम देखेंगे तो 540 और 543 का एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के उसमें बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एकदम ही सस्ता ऑप्शन भी आपको दिख रहा है एंड प्रीमियम कम है, तो आपका इसमें लॉस हार्डली 6750 का रहेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने के चांस है, प्रीमियम डबल होने के चांस हो सकते हैं, तो इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 14,250। तो यही रहेगा स्टॉक पिक फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शंस काफ़ी बेहतर है। आप इसको 5 से 6 रुपए की रेंज में जो आप ले रहे हैं ना, 1 रुपये का स्टॉप लॉस डायरेक्टली रखिएगा, 1500 रुपये बच जाएंगे, पहला पॉइंट। तो दूसरा, इसके अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड जो चेक करें ना, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर आपको जो रोल ओवर वगैरह के जो नंबर है ना, वो भी काफ़ी अच्छे हैं।
तो इस लिहाज से भी शेयर पे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन फिर से डिस्क्लोजर दे रहे, 10 में से 9 लोग जो है डेरिवेटिव्स में लॉस खाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं रखते, आशाएं रखते हैं। आशाएं छोड़िए, स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप रखना आ गया तो डेरिवेटिव्स में लॉस, ये नंबर बदल जाएगा, तब 10 में से 9 लोग प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। बस फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत होती है डेरिवेटिव्स में। अभिषेक, ICICI प्रूडेंशियल पर ये सोनी पटनायक की रणनीति, उसके बाद डिम्पी की उस पर सलाह भी आपके लिए। लेकिन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ये 500 करोड़ का QIP इसका खुला है और हम देख रहे हैं कि आज लगातार छठे दिन शेयर में शानदार तेजी है। आज तो 10% से ज़्यादा की मूवमेंट इसमें दिख रही है हमें। 1950 रुपये के आसपास का भाव है। चंदन जी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या सलाह देंगे, क्योंकि 2036 रुपये का इसका जो 52 वीक हाई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं कहेंगे हम। बिल्कुल, देखिए 2036 का हाई आज ही इसने बनाया है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक को यूजुअली हम कम ट्रेड करते हैं, बट अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे चार्ट सेटअप पे बना है। इनफैक्ट 3 दिन पहले इसने एक नया ब्रेकआउट दिया था, लगभग 1680 के लेवल को डिसाइसिवली डिफेंड करते हुए। तो आई थिंक पॉजिटिव मोमेंटम है, मूव बरकरार रहेगा। लगभग 1900 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, 2035 और 2100 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, 2121 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिख रहा है। शानदार तेजी हम देख रहे हैं कि पिछले महीने भर में तकरीबन 30% के आसपास की तेजी ये शेयर ऑलरेडी दिखा चुका है। एक और शेयर आपसे चेक करना चाहेंगे किरण, वो है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम का। कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है क्या इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके अब ये शेयर 100 रुपए के आसपास आ गया है और लगातार एक सस्टेन्ड बाइंग का मोमेंटम इसमें दिख रहा है। कैसा लग रहा है शेयर आपको ये? कॉन्फिडेंस पेट्रो की अगर हम बात करें तो आप वीकली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह के लंबे समय के चार्ट हम देख रहे हैं और जिस तरह से वॉल्यूम डेली पे भी इंपैक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें और ऊपर जाने की गुंजाइश है। लेकिन करंट मार्केट से बाय हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम वेट करना कहेंगे कि अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो फ्रेश एंट्री के लिए वेट कीजिए। आप नीचे में 90 to 90 का जो एक लेवल है वहां पे आप एंट्री ले सकते हो, और जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 88 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। लुकिंग एट वीकली चार्ट, डेफिनेटली इसमें और भी ज्यादा अपसाइड बाकी अभी कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग कि 110 से 120 तक के टारगेट आने वाले एक आध महीने में आ सकते हैं। तो एक पोजिशनल नजरिया रखिए आप, कोई भी टिप आता है लॉन्ग कीजिए। 88 का स्टॉप लॉस रहेगा 110 के टारगेट के लिए। जियो फाइनेंशियल में कल गिरावट जो लास्ट 5% ऊपर से 3% नीचे, जो 7-8% की हमने इंटरडे गिरावट देखी, वो रिवर्स होती हुई स्टॉक वापस 208 वाला 215-16 पे आ गया है। और कहीं ना कहीं इसमें एक सपोर्ट आ रहा है दूसरे दिन इन अ रो। तो नज़र बना के रखिए, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। कल अगर आप मुकेश अंबानी जी की स्पीच पर ध्यान दिए होते तो आपको नज़र आता बार बार यही बात निकल के आ रही है कि वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी नाउ। तो टेक्नोलॉजी, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो टेलीकॉम रिलेटेड हो, हमने जियो में दिखाई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा, इंडस टावर। इंडस टावर, कपिल, ये एक प्ले बन गया है कि वोडाफोन को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट? और अब खबरें ये आ रही है कि शायद वोडाफोन को एक नया फ्रेश फंड इन्फ्यूजन मिलेगा। इंडस टावर्स में एक ब्रोकरेज ने पॉजिटिव कैटलिस्ट भी डाला है। नेक्स्ट 90 डे का एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी 90 दिन में उन्हें लगता है अच्छे रिटर्न बन सकते हैं पॉजिटिव। चार्ट्स क्या कहते हैं 176 से, क्या ये 200, 205, 210 के लिए जा सकता है पोजिशनली, कपिल? जी, इंडस टावर का हम अगर इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक अपने जो मल्टी ईयर लो जो होते हैं, लेट्स से 2013 का जो लो बना था, 2020 का जो लो बना था और अभी के रिसेंटली टाइम में जो लो बने थे, वो कहाँ ना कहाँ पे 140 के लेवल पे ही बने हुए हैं और वहां पे 3-4 महीने का पॉज लेके प्राइस अभी ऊपर में आ रहे हैं। तो एक इसको हम बुलिश कंटिन्यूएशन साइन नहीं कहेंगे, लेकिन इसको एक बुलिश रिवर्सल साइन जरूर हम इसको मान सकते हैं। और वीकली चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि जो ये स्टॉक है ना, पहले के काफी टाइम से 175 के लेवल जो है वो काफी अटक रहा था वहां पे, तो एक बार उसने ट्रैप कर भी लिया हुआ है, प्राइसेस नीचे आ गए हैं और अभी 176 के ऊपर वो फिर से सस्टेन करना चालू किया हुआ है। तो यहाँ पे जो सस्टेन देखने मिल रही है तो उसका अपसाइड पोटेंशियल हमें 182 तक मिल सकता है और 182 क्रिटिकल लेवल रहेगा। तो वहां पे हमें फिर से एक रिव्यू करना होगा कि स्टॉक प्राइस 205, 210 के लेवल के यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। लेकिन 182 का लेवल ब्रीच कर जाता है तो वहां पे काफी अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि स्टॉक 195 और बाद में 205 के लेवल तक मूव कर सके। लेकिन करंटली स्टॉक में मूव लग रही है 182 तक की। चंदन, आईटी में, मिड कैप आईटी में भी करंट आता हुआ नजर आ रहा है। बिरला सॉफ्ट में अभी पिछले 20 मिनट में अच्छा मूव आया है। ये क्या
550 530 की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल पॉजिटिव बायस है बीसॉप में, और आईटी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर और प्रिफर्ड काउंटर यही है। तो अभी भी हम खरीदारी की सलाह बरकरार रखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली वीकली चार्ट और डेली चार्ट में हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। हालांकि काफी चल चुका है बट अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट है, तो पॉजिटिव बायस से रखेंगे। स्टॉक में आप देखोगे तो लगभग अब जो सपोर्ट रहेगा वो 483 के आसपास रहेगा। ऊपर में 525 535 तक के स्विंग बनने चाहिए। अभी भी 3 से लेके 5% के स्विंग बिरला सॉफ्ट बी सॉफ्ट में मौजूदा लेवल से भी बनने चाहिए। चंद्र जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छे से आपने ट्रेड डिस्कस किया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया इसके लिए कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगर आप वापस से इंडाइसिस पर नज़र मार रहे होंगे तो सिर्फ 40 पॉइंट की ही बढ़त बाकी अभी रह गई है। निफ्टी पर इंडिया विक्स तो नीचे है। आज अभिषेक ने ना एक वर्ड का इस्तेमाल किया था कि मार्केट का एक नया दादा है जिसका नाम है HDFC बैंक। एक्चुअली वही हो रहा है। आज अगर आप देखें तो रिलायंस कोई कोताही नहीं बरत रहा बाजार को वापस से ड्रैग करने की। मैक्वारी वाली रिपोर्ट भी इस पर 21 आई हुई है। HDFC बैंक कोई कोताही नहीं बरत रहा बाजार को ऊपर रखने की। कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं ना, दोनों पार्टीज के बीच में चल रही है कि कौन बाजार को बचाएगा, कौन बाजार को नीचे ले जाएगा। शायद हो सकता है ये दोनों में से जीते और कोई हारे नहीं, और आप इस बार का आज का दिन भी एक रेंज में काम करते हुए निकाल दे। इसलिए कृपा करके इंडेक्स से बाहर निकल आइए, स्टॉक्स में देखिए, बहुत आपको दम दिख जाएगा। इसी कैटेगरी के अंदर एक शेयर में जरा और पता कर लेता हूँ, वो है मारुति। ऑटोस में रोल ओवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। आज टाटा मोटर्स मारुति दोनों ये प्रूव करने में लगे हैं कि हम अगली सीरीज के लिए वापस से चलेंगे। एक बार चेक करेंगे जय आप मारुति का शेयर। तो जस्ट अ सेकंड। सो ऑटो स्टॉक्स अभी वीकली चार्ट में मारुति का देखूं तो थोड़े लेगार्ड थे, टाटा मोटर्स और मारुति दोनों। सो अभी बेस उन्होंने स्ट्रॉन्ग फॉर्म किया हुआ है अराउंड 9356 के अराउंड, और ये स्टॉक अभी कंटिन्यूसली अपमूव दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा अपमूव आ सकता है 977 टी के अराउंड। सो 9770 के अराउंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है मारुति में। उसके ऊपर अगर ट्रेड करे फिर एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता है, तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सुस्त रिटर्न आ सकता है। ज्यादा कुछ है नहीं, अभी 1-2% का रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। इवन टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स बहुत समय से ये ब्रेकआउट के जोन में था। 579 के ऊपर चल रहा था, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा नीचे आया, वहां सस्टेन किया ये स्टॉक ने। जब 600 के ऊपर गया, अभी भी मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 डे के मूविंग एवरेज के वहां पर है। एक बार जो अगर 620 के ऊपर चला गया तो फिर वापस से हम ऑल टाइम हाई वाला लेवल 650 के लेवल्स वापस से दिख सकेंगे टाटा मोटर्स पर। तो यहाँ पर अभी फेस्टिव सीजन जब आएगा तब कार की सेल्स अभी और ज्यादा बढ़ेगी दशहरा के वहां पर। तो मुझे लग रहा है 1-2 महीने के बाद ये स्टॉक्स में परफॉर्मेंस अच्छा वापस से दिखने को मिलेगा। आज कपिल ने हमको एक शेयर दिया था, इकलौता शॉर्ट कॉल दी थी, वो थी डॉक्टर लाल पैथलैब। सुबह से लग रहा था कि वीक होगा और वीक है भी। अगर आप इसमें डेली आवर पे चार्ट भी चेक करेंगे ना तो आपको दिखेगा पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। कपिल अभी तो ये 7 रुपये नीचे है, लेकिन मैंने अभी इसके चार्ट चेक किए तो 2100 भी तोड़ सकता है। ये तो बहुत नीचे जाने के चांसेस हैं। तो अगली सीरीज के अंदर इसके अंदर कोई शॉर्ट का ट्रेड बनता है क्या? एक बार जरा चेक करेंगे आप इसमें। लाल पैथलैब का जो हम टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देख रहा था वो काफी वीक लग रहा था। इतनी अच्छी मार्केट में उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो थी वो काफी खराब थी। हर एक मूविंग एवरेज शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज के नीचे है, और मूविंग एवरेज के नीचे होना उतना ही इनफ नहीं होता है। मूविंग एवरेज का जो स्लोप होता है वो भी आपका डिक्लाइनिंग मोमेंटम होता है, तो उसकी एक सीवियर नेगेटिविटी मोमेंटम इंडिकेट करती है। तो अभी भी 2180 के लेवल पे चल रहा है, थोड़ा सा वीक नहीं है मार्केट, भले ही ऊपर में काफी बिहेव कर रही है। पिछले काफी दिनों में भी मार्केट में जो भी जिगजैग मोमेंटम आ रहे थे तो उसका एक परसिस्टेंटली नीचे का लो ऑन डेली बेसिस हमें देखने मिल रहा है। तो स्टॉक में ऑफकोर्स एक नेगेटिव व्यू तो बनेगा ही। 2180 मींस 2100 के लेवल उसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, तो कि करंट लेवल से काफी अच्छा रूम है 2100 के आने के लिए। उसके बाद में हाँ पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा 2050 के भी इसके सपोर्ट लेवल बनेंगे, लेकिन मौजूदा लेवल पे अभी भी स्टॉक वीक ही लग रहा है। गुजरात फ्लोरो को मैंने आपको बताया था 1% का आप 2.5% हो गया है, तो वहां तो तेजी बनी हुई है। लेकिन एक और स्टॉक ग्लैंड फार्मा 1600 रुपये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। जरा देखिए इसके अंदर
जय, आप ही बता दीजिए जरा, ग्लैंड फार्मा कैसा 30 रुपए ऊपर है और करीब 25 रुपए आज डेज लो से रिबाउंड किया है। ग्लैंड फार्मा ट्रेड बनता है क्या? तो ग्लैंड फार्मा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल बनता है, बट थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बनता है, बिकॉज यहाँ पर जब मूव आता है तब ऊपर भी बहुत फास्ट भागेगा, नीचे भी फास्ट आएगा। तो अभी के लिए, अभी की बात करें तो वीकली चार्ट पर 50 डे के अराउंड वहां सपोर्ट लेके बैठा हुआ है ये स्टॉक। 1554 का 50 डे मूविंग एवरेज वहां पर हो रहा है क्रॉस, और ये स्टॉक 1600 के ऊपर जब तक चल रहा है मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा। ऊपर के लेवल्स हम देखें तो 1900 के वहां पर दूसरी एवरेजेस आ रही है, 100 मूविंग एवरेज, तो तब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ये 300 पॉइंट का एक अपमूव भी दे सकता है ये स्टॉक, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट ब्रेकआउट थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और टारगेट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है, बट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि जब 900 के वहां पर चल रहा था तो ये स्टॉक ने एग्रेसिवली अराउंड 300-400 पॉइंट का मूव दिखा दिया था विदाउट फॉलिंग सिंगल टाइम। सो यहाँ पर ग्लैंड फार्मा मुझे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है ब्रेकआउट के लिए, बट फॉर वेरी गुड, वेरी वेरी एग्रेसिव ट्रेडर्स। राइट, इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये तो ग्लैंड फार्मा की बात हो गई। अभी आपको इंडस टावर हमने बताया था कि इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट बन रहा है, 1% ऊपर था, इस समय इंडस टावर 2.5% ऊपर हो गया है और कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छा मूवमेंट आ रहा है। आपको हमने बताया था कि आईटी स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें। इन्फोसिस काफ़ी अच्छी हैवी लिफ्टिंग आज करता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े स्पर्ट के बाद जी एंटरटेनमेंट ठहर सा गया लगभग 265 के आसपास। में सेकेंड राउंड कब शुरू होगा चंदन? ओके, कुछ से जान लेते हैं। कुछ देखिए, जी आज डेज हाई की तरफ आ रहा है, इसमें बढ़िया 170 से 270 की राउंड हुई थी, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। जरा बताइए इसमें क्या ट्रेड है? तो वेट एंड वॉच इसमें करना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा खासा बहुत ही शार्प हमने इसमें सर्च देखा था, 220 230 के जो लेवल्स हैं वहां से जो ऑल द वे 290 तक मूव आया था। अब आप इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल इसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देख रहे हैं। तो ये एक अगले बाइंग राउंड के लिए बिल्कुल सेटअप हो रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के करीब आ रहा है, जिसको स्टॉक ने पहले भी रिस्पेक्ट किया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी बाइंग एंट्री पॉइंट बनती है। मोमेंटम हालांकि इसमें आप 275 के ऊपर आते हुए देखेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू लेके चले तो ये आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है। सो यहाँ पे 250 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें। 280 आपका पहला टारगेट रहेगा, 295 आपका दूसरा टारगेट है। लेकिन हो सकता है बिकॉज इतना अच्छा शार्प अपमूव हमने रिसेंटली देखा था, तो थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करे और फिर एक आपको एक अच्छा बड़ा अपमूव दिखाए यहाँ से। चलिए गोकुल दास की तरफ वापस जाते हैं। गोकुल दास एक्सपोर्ट्स ने $55 मिलियन का एक एक्विजिशन किया है और उसकी वजह से ये करीब 17% ऊपर इस समय चल रहा है। बड़ा ब्रेकआउट है उसका। मैं आपको थोड़ा कमेंट्री बता दूं क्यों स्टॉक में इतनी तेज़ी है। मैनेजमेंट 20% ऑलमोस्ट इसमें तेज़ी यूँ आ रही है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि इस एक्विजिशन से हमें बहुत ही सटीक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, ड्यूटी फ्री जोन्स में प्लांट्स मिलते हैं और इसकी वजह से जो फ़ायदे इनको ग्लोबल नेटवर्क में मिलेंगे, इसकी वजह से स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है। एट्रेको 20% सर्किट, इसका एक साल का चार्ट लेके आई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले क्वार्टर जब मैनेजमेंट आए हमारे चैनल पर और कह रहे हैं कि ख़राब नतीजों के बाद भी कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा उनको कि गाइडेंस स्केल बैक करें, तो हम लोग को शक हुआ था कि कुछ तो आगे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक ये देखिए करेक्ट हुआ था रिजल्ट के बाद। उसके बाद 1 साइडेड 750। कोई बड़ी बात नहीं है कि 1000 रुपये की तरफ चला जाए। कुछ ज़रा गोकुलदास के चार्ट्स पढ़िए ज़रा। हम वापस से एक बार इसलिए जा रहे हैं इसके ऊपर क्योंकि ये री रेटिंग मूव है। आज का जो ब्रेकआउट है वो री रेटिंग वाला मूव नजर आता है। बिल्कुल अजय, लेकिन अगर आप देखें तो नियर टर्म में अगर मैं इसका डेली चार्ट या वीकली चार्ट देखूं, इवन मंथली फॉर दैट मैटर, तो सभी टाइम फ्रेम्स पे ये ओवरहीटिंग टेरिटरी में चला गया है। तो अब यहाँ पे जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो इस मोमेंटम को बेशक राइड कर सकते हैं। 695 700 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें और as we've seen in some other stocks as well, overheating के बावजूद स्टॉक्स अच्छे खासे रन दिखाते हैं। तो आप इस मोमेंटम को बिल्कुल राइड करिए। अब अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो थोड़ा वेट करें भाई। 700 के नीचे के लेवल्स जब आए तो आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। बट अब एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे इन लेवल से थोड़ा सा
अनवारंटेड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। ये मोमेंटम जो है इसी तरह से कंटिन्यू रहे तो स्टॉक 755 770 के लेवल्स तक भी जा सकता है, बट एज आई सेड दिस इज नाउ अ ट्रेड फॉर दोज हु हैव इन अ पोजीशन, तो 700 के करीब के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें।